ये भी किसी प्रोग्रामिंग कोड की तरह जावा सी प्लस प्लस की तरह कंपोज ऑफ स्टेट वेरिएबल बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल फंक्शन सब इसके अंदर होते हैं और एक लॉजिक एग्जीक्यूट करते हैं। हमने काफी सारी एग्जांपल पहले भी देखी है उसकी। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट लिखने का सबसे बेसिक तरीका है, कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं और उसके अंदर जो कोड होता है वो लिखते हैं। ठीक है, विद इन द ब्रैकेट डिक्लेयर हो जाता है फंक्शन, जो हमने पिछले 4-5 चैप्टरों में बहुत सारी इसकी एग्जांपल भी देखी। जैसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखा है इसने इधर, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है, वेरिएबल डिक्लेयर करें एंड सो ऑन, क्रिएटिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। न्यू के कीवर्ड से इसको इसका इंस्टेंस नया बन सकता है। ये मेरे साहब, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खाली कॉन्ट्रैक्ट लिखने से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है तो फिर न्यू के लिए न्यू की उसका इंस्टेंस न्यू इंस्टेंस, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट एक दफा आपने बना लिया, उसका न्यू से उसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में होगा या सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? नहीं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जिस तरह ये हेलो वर्ल्ड ने बनाया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर न्यू से उसने इसको कॉल कर लिया। ओके। ये देख रहे हैं न्यू, ये इसकी बात कर रहा है। आ रहा है नजर मेरी सिलेक्शन? मैंने सिलेक्शन की नजर आ जी 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 सर। आ रही है। जी सर, आ रही है। अब यूजिंग द एड्रेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है ये देखें। इसमें यहाँ न्यू की जगह क्या लिखा है, सेट एड्रेस कर। इसको एग्जांपल और देख लेंगे इसको आगे जाके। ये बेसिकली चैप्टर 6 हमारा जो है ना, ये Q3 का कंटेंट है। थोड़ा सा हम फीलर ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए चीजें, और ये पढ़ भी लीजिएगा। तो यही चीज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा यूज हो रही होगी Q3 में। Q3 इज प्योर प्रोग्रामिंग। सर Q3 में क्या डीएप्स भी बनाएंगे हम? डीएफ पहले तो ये सॉलिडिटी बहुत सारी है अभी तो। सॉलिडिटी अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का, ये समझ लें। अच्छा, कंस्ट्रक्टर आर ऑप्शनल इन सॉलिडिटी एंड कंप्लायर बाय डिफॉल्ट। अगर कोई कंस्ट्रक्टर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर बना देगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा तो वो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट रन हो जाता है ऑटोमेटिकली। Constructor should be used for initializing state variable and generally writing the constructor code, the first set of code that is executed in the contract. There can और एक ही कंस्ट्रक्टर होगा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। कंस्ट्रक्टर कैन टेक पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स and should be supplied with deploying a contract. A constructor has the same name as कॉन्ट्रैक्ट का वाला ही नाम कंस्ट्रक्टर का नाम हो सकता है। ये होता है both the name should be the same, the constructor can either be public or internal visible। जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह बना रहा है ये इसने हेलो वर्ल्ड के नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनाया। इसमें इसने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट यही कंस्ट्रक्टर होगा तो इसका ये फंक्शन। इसको मैं और भी डिटेल में मुद्दसर आधा उसको एक्सप्लेन करता है। अभी जरा थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ सर, ज्वाइन कर लिया मैंने वैसे।
मुदस्सिर जरा इसको एक्सप्लेन कर दो प्लीज यार। हाँ, मैं आप इसको थोड़ी सी थ्योरी कर ले, मैं इसको फिर दोबारा से करता हूँ चैप्टर ना। चलो अच्छी बात है। ये इसका जो मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, ये इनहेरिटेंस वाला। चलो, इनहेरिटेंस वन ऑफ द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉलिडिटी सपोर्ट इनहेरिटेंस बिटवीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक सीरीज ऑफ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए, उसमें आप फर्ज करें कभी कभार एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, आपको बार बार वो 100 लाइन का कोड पेरेंट से चाइल्ड में नहीं कॉपी करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि उसको जब यूज करना उसी कोड को यूज कर लिया जाए चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो बेसिकली पूरी उसकी जो वेरिएबल डिक्लेयर हुए होंगे, जो फंक्शन बने हुए होंगे, वो सब चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। जिस तरह नंबर 1 3-4 तरह की इनहेरिटेंस है, जिसमें सबसे पहली इनहेरिटेंस है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस सबसे सिंपल होती है। अच्छा, जितनी भी इनहेरिटेंस है ना, ये इज का कीवर्ड ये यूज होता है। ये आपको मेरे सिलेक्शन नजर आ रही है, इज के कीवर्ड से। जिस तरह पहला जब कॉन्ट्रैक्ट हम लिखते हैं पहली दफा, तो कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखते हैं, और उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट की सब चीजें डिफाइन करते हैं इधर। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट ए को कॉन्ट्रैक्ट बी में इनहेरिट करना चाह रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बी का नाम लिखेंगे, और फिर इज का कीवर्ड लिखेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ए का जो भी नाम होगा वो उसके आगे उसका नाम लिख देंगे। इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ए की सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट बी के अंदर आ जाएंगी। इसको बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। सिंगल इनहेरिटेंस हेल्प्स इनहेरिटिंग द वेरिएबल्स, functions, modifiers and events of the base contract. Base contract कौन सा है? Contract A base contract है। Into the drive class. Drive class कौन सी होगी? Contract B। और ये डायग्राम इसने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कोड डिस्क्रिमिनेट हेल्प, अभी सिंगल इनहेरिटेंस के नीचे एग्जांपल बता रहा है। यू विल ऑब्जर्व दैट देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट, पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। Child contract inheritance from parent contract. Child contract will also inherit all public an inherent variable of the function. Anybody using child contract is seen as the client contract. Child contract को client contract भी कह रहा है। Can invoke it in अच्छा देख लेते हैं इसको क्या बता रहा है। सर इसमें पेरेंट कौन था और चाइल्ड कौन था? देखिए ये पेरेंट है, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट का नाम पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का नाम चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, ठीक है। फिर जी सर, इसका कीवर्ड लिखा है इसने, और ये जो पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम था वही नाम इसने इधर लिख दिया, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या बनाया इसने? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यू इंट इंटरनल सिंपल इंटीजर। अब ये देखिए इंटरनल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। फिर फंक्शन बनाया है उसने सेट इंटीजर, वैल्यू एक ले रहा है एज आर्गुमेंट, और उसकी वैल्यू। अब इस फंक्शन को उसने चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल किया, देखिए गेट इंटीजर, रिटर्न किया अगर सिंपल इंटीजर। अभी इसकी लॉजिक में हम नहीं चाहते, मगर आप बेसिकली अभी जो समझने की चीज है ना, वो ये है कि ये चीज आपको समझ आ रही है? जी सर। किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही हो? सिंपल है सर इसके नीचे वाला जो आपने गेट इंटीजर वाला बताया वो नहीं आई समझ। अभी इसको छोड़ दे, सही है। अब उसने एक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, और न्यू का कीवर्ड यूज करके उसने इस कॉन्ट्रैक्ट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उसके अंदर इसने सेट इंटीजर गेट इंटीजर दोनों को यूज किया है। गेट इंटीजर इसके अंदर था, सेट इंटीजर ऊपर था। जी, न्यू के कीवर्ड से क्या होगा सर? न्यू के कीवर्ड से एक नया चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का नया इंस्टेंस क्रिएट किया है इसने। चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है पीसी के नाम से। उस पीसी के नाम के अंदर से डॉट लगा के दोनों फंक्शन उसने सेट इंटीजर और गेट इंटीजर जो ऊपर वाले दोनों फंक्शंस के अंदर बनाए गए थे ना फंक्शन, वो दोनों यूज करें इसमें। सिर्फ इतना समझे यहाँ तक, ठीक है। इसमें हाँ, नया इंस्टेंस वैसे क्रिएट करने की जरूरत क्या है? वो एक बता रहे कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का इसने नया इंस्टेंस क्रिएट किया है तो उसके अंदर जो चीजें इनहेरेंट हुई थी चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट की, वो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली इंस्टेंस बनाया ना, और उसने उसके अंदर फंक्शन यूज करा है पेरेंट का। तो वो बेसिकली बता रहा है कि
इनहेरिटेंस किस तरह काम करती है। अगर आप एक ठीक है, फंक्शन के ओके। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने 25 पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने इनहेरिट किए, तो सब इनहेरिटेंस जब आप उसका नया इंस्टेंस बनाएंगे तो वो इनहेरिटेंस में उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, यानी सर जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके अंदर आप पेरेंट्स या चाइल्ड किसी से भी कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, दिस इज व्हाट एक यू दफा मीन। उस चाइल्ड की सारी खुसूसियात, चाइल्ड की सारी इनहेरिटेंट चीजें उसको भी मिल जाएंगी। जिस तरह के वो कहते हैं ना, किंग के खानदान में, या जो शेख सलमान आजकल MBS बड़ा फेमस हुआ है, उसके खानदान की सब चीजें उसको, उसके बेनिफिट उसको भी इनहेरिटेंस हुए ना अल्टीमेटली। ये जो है लास्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने तो उसको इनहेरिट ही नहीं किया, अपने वाले को फिर कैसे एक्सेस कर सकता है? आवाज आपकी कट रही है, जरा वापस बोले। सर जो ये क्लाइंट है उसने तो किसी को वो ही नहीं किया, इनहेरिट ही नहीं किया हुआ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये देखें, मैं कब बोल रहा हूँ चाइल्ड ने किसी को इनहेरिट कर, चाइल्ड ने इस चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का नया इंस्टेंस बनाया, न्यू चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। किस नाम से? PC के नाम से। ये भी बचाए, ये भी खा लो खाना। सही है, PC के नाम से एक उसने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो उसका रेप्लिका है चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट का। सही, ये इंस्टेंस बन गया उसका। और फिर उसके अंदर ये दोनों चीजें, पेरेंट की भी और चाइल्ड की, उसके अंदर इनहेरेंट हो गई सही, अल्टीमेटली। ठीक है सर। सर ये काम हम जैसे मतलब एक ग्लोबल वेरिएबल बना के उसे एक्सेस कर लेते हैं बाद में, ऐसे नहीं हो सकता कोई ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट बना लें बाद में? अगर ये तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही, ये ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी तरह काम होता है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपोनेंट मुख्तलिफ लोग बना रहे होते हैं, फिर उसको ये कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट की मल्टीपल फाइलें एक HTML फाइल के अंदर आ जाती हैं। ये मतलब ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है जैसे रिएक्ट में आप यूज स्टेट वगैरह हुक यूज करके वो कर रहे होते हैं। रिएक्ट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, रिएक्ट मैंने नहीं पढ़ी कभी। सर मैं अगर एक चीज इजाजत दें तो ऐड कर दूं यहाँ पे। जैसा कि सर ने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यही होता है कि हम हर रियल लाइफ एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब जब हम उसे ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे व्हीकल की एग्जांपल दी जाती है कि गाड़ी भी एक व्हीकल है और फॉर एग्जांपल एयरप्लेन भी एक व्हीकल है। उसमें कुछ चीजें मुश्तरक होंगी, फॉर एग्जाम्पल के उसकी हॉर्स पावर कह लें, उसकी कैपेसिटी कह लें, उसका मैन्युफैक्चर कह लें, उसका मॉडल कह लें, उसका कलर कह लें, ये चीजें उसमें मुश्तरक होंगी। तो हम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ऐसी क्लास बना देते हैं कि जिसमें वो कॉमन चीजें आ जाएं। उसके बाद जहाँ डिफ्रेंसिएशन होती है वो डिफ्रेंसिएशन हम फिर चाइल्ड पे आके स्पेशलाइज्ड किस्म की क्लास या इसमें कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अगर एक कार को इनहेरिट करेंगे तो वो कार जो है वो उसको सारी चीजें मिल जाएंगी जो व्हीकल के अंदर होंगी, और इसी तरह जब प्लेन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको सारी चीजें मिल जाएंगी जो व्हीकल के अंदर होंगी, लेकिन उनकी अपनी भी चीजें होंगी बीच में। तो ये एक फर्क है, बस हम ये चाहते हैं जो जो इनहेरिट करेगा उसे वो अगर देखें ग्लोबल की आपने बात की, ग्लोबल में ये होता है कि वो सबके पास अवेलेबल हो जाती है। हमें नहीं करनी सबके पास अवेलेबल, हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ हम जिसे चाहें उसे मिल जाए। जैसे जो पेरेंट को इनहेरिट करेगा उसी की चीजें मिल जाएंगी उसे, जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेंगी। तो बस ये है सर, सॉरी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं यार, ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी। मुझे ये वाली एग्जांपल सुन के याद है कि मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई ये एग्जांपल पहले। नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब भी बात करते हैं ना, ये कार वाली एग्जांपल नॉर्मली दी जाती है। जिस तरह हर गाड़ी में फर्ज करें, अगर करोला अगर GLI, XLI, एल्टिस, ग्रैंडी, ये 4 मॉडल बना रहा है, उसकी गाड़ी का जो आप शेल देखेंगे ना, वो सेम शेल है। लाइटें चेंज है, सीटें भी शायद सेम है, सीट कवर्स चेंज है, ऊपर का डैशबोर्ड सेम है, डैशबोर्ड के शायद कुछ कलर और नॉब्स चेंज है। तो बेसिकली उसकी जो 80% कंपोनेंट्स है ना, वो सेम है। तो वो एक दफा पेरेंट बना लेगा, फिर उस चाइल्ड के अंदर जो 20% चीजें चेंज होंगी वो चेंज करेगा, जाहिर सी बात है। ये बात सबको समझ आ रही है? कोई और एग्जांपल दूं? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है हर चीज के अंदर। सर ये समझ में आती है बिल्कुल। यानी एक मास्टर कॉपी ले लेते हैं सर, उसको फिर जो कुछ करना मॉडिफाई करना वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब सर ऐसे होता है कि एक पेरेंट से आपको सारी जो उनकी हैं चीज़ें वो मिल जाती हैं, और एडिशनल आपकी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एक कार का बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, उसकी टायर्स लगे हुए हैं, उसकी इंजन लगी हुई है,
बाकी उसमें मॉडिफिकेशन होती है, उसकी कलर चेंज कर देते हैं, उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, ये जी उसकी जी बिल्कुल। अपनी प्रॉपर्टीज होगी, और जो बैक पे इनहेरिट किए हैं वो वाली प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अब जिस तरह सुजुकी की मेरान है, ऑल्टो है, अब उसके अंदर आप XLR, VXR और ये 3-4 मॉडल आते हैं ना, आते नहीं आते? जी जी सर आते हैं। उसके अंदर इंजन तो वही लगा हुआ है ना, तीनों मॉडल के अंदर, एक्सेल, VXR, VXL जो भी हैं, उसके अंदर सीटें वही लगी हुई है, बिल्कुल डैशबोर्ड वही लगा हुआ है, स्टीयरिंग वही लगा हुआ है, टायर वही लगे हुए हैं, लाइटें वही लगे हुए हैं, सिर्फ कुछ फंक्शंस चेंज है, उसने ABS ब्रेक्स डाल दिए नए वाले वर्जन, दूसरे मॉडल के अंदर शीशे इसने ऑटोमेटिक डाल दिए हैं, साइड मिरर्स ऑटोमेटिक डाल दिए हैं, ऑटोमेटिक गियर स्विच डाल दिए, मगर उसकी बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही है ना। जी ये बात जी समझ आती है? जी सर। तो वो बार बार वो नई नई डाई बनाएगा हर चीज के लिए, अलग अलग फैक्ट्री बनाएगा, या एक ही फैक्ट्री बना के उसके अंदर बाकी जो एक सेगमेंट पार्ट ऑफ फैक्ट्री एक अलग बना लेगा जिसमें ये मॉडिफिकेशन होती हो? क्या उसके लिए इकोनॉमिकल होगा? वो एक ही जगह से सारी चीजें बनाएगा, बस एक एडिशनल यूनिट अलग बना देगा जिसमें जो जिसमें ये मॉडिफिकेशन हाँ डिफरेंट डिफरेंट, मॉडिफिकेशन दो हो। दो पार्ट अलग, 80% सही। फैक्ट्री सेम होगी, जी 20% जी दोनों के लिए अलग अलग फिर पोर्शन होंगे जिसमें सही। एक अलग अलग काम हो रहे होंगे। यही पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये कहते हैं कि आपको बार बार, जो फर्ज करें नॉर्मली जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो मिनिमम से मिनिमम भी 100, 200, 400, 500 लाइन का कोड हो जाता है, तो उस कोड को बार बार लिखना, वो सेम लॉजिक को बार बार लिखना यूजलेस होता है। अच्छा, फिर आप ये अगर ब्लॉकचेन की बात करें, ब्लॉकचेन में तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की कॉस्ट है, जी आपने जी एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर डिप्लॉय कर दिया तो उसकी कॉस्ट है। आप चाहते हैं कि सेम कोड के लिए आप बार बार प्राइस पे करें, इकोनॉमिकली नहीं है ना सर, बहुत आपकी? एक्सपेंसिव हो तो जाएगा ये ये तो। तो ये ब्लॉकचेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ब्लॉकचेन में तो इस तरह भी ज्यादा फायदेमंद है कि आपकी गैस कॉस्ट और इकोनॉमी ये वेस्ट होने से बच जाती है। सही। ठीक है। ठीक है लेकिन सर। सर अगर कुछ इनहेरिट करते हैं तो उसपे अपनी ऑप्शन होती है कि कौन सा हम उसमें से लेना चाहते हैं, या कुछ ओमिट कर सकते हैं। देखिए, फिर ये तो एक स्मार्ट प्रोग्रामर की अपनी कॉल है ना, कि वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट के पोर्शन बनाए कि जो पर्टिकुलर काम के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए, उस ऑब्जेक्ट को जिस जिस ऑब्जेक्ट की जरूरत है सिर्फ उनको कॉल करे। ये तो फिर हाँ हाँ लॉजिक, ठीक ठीक यही तो, ऐसे। इसी के तो पैसे हैं सारे। अच्छा आप कुछ चीजें ओवरराइड भी कर सकते हैं, आप इसमें अभी इसी चैप्टर में हम आगे जाएंगे, या वो कुछ चीजें ओवरराइड भी हो सकती हैं। हो लेकिन सकती है मतलब। इनहेरिटेंस का हाँ। कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है, इसे कहते हैं इज अ रिलेशनशिप है बीच में, हमेशा जो है ना वो इज अ का रिलेशन, यानी एवरी व्हीकल सॉरी एवरी कार इज अ व्हीकल, ये हमें पता है। या एक और हम्म। एग्जांपल कभी दी जाती है कि एवरी सर्जन इज अ डॉक्टर। अब जो सर्जन है वो डॉक्टर, अब डॉक्टर सारे होते हैं लेकिन उसमें सर्जन भी हो सकता है, कोई फिजिशियन, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई वगैरह वगैरह। बट इज आ हम्म। कि वो चीज हमेशा उसमें आएगी, लेकिन कई दफा वो मॉडिफाई हो जाती है या एनहांस हो जाती है, हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं। तो वो आप इसी चैप्टर में सर आगे जाएंगे तो वो आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा कि वो कैसे ओवरराइड करते हैं। यार वो ऑलराइट। इस चैप्टर में तो है, मगर वो हम Q3 में पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा, मैंने बोला सिर्फ अच्छा यही ला अच्छा, कॉन्सेप्ट इधर तक समझ आ जाए ना लोगों को, तो ये मोर देन इनफ होगा। जी सर। ठीक है वो सर, तो खुद पढ़ सकते हैं आगे सर, चलेंगे। वो आसान ही है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह कोशिश करें, असलो असलो आसान कर करके ही पढ़ाई है, वरना तो सारे ही हर चीज जो समझ आ जाए वो आसान ही हो जाती है, जब तक समझ नहीं आती तब तक ही सिर्फ मुश्किल होती है। जी सर। अच्छा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सेकंड लेवल की इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? इंस्टेड ऑफ सिंगल पेरेंट चाइल्ड रिलेशन देयर आर मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एग्जांपल, contract A is a parent of contract B and contract B is a parent of contract C. ये ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप है या ग्रैंड चाइल्ड रिलेशनशिप है। ये ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, या इसको पेरेंट कह लें, इसको चाइल्ड कह लें, इसको ग्रैंड चाइल्ड कह लें। मुझे ना माउस आवाज नजर आ रहा है ना मेरा? बिल्कुल नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए तो कॉन्ट्रैक्ट ए की तरह लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बी का नाम लिखा, इज लगाया, कॉन्ट्रैक्ट ए। ये तो हमने पहले, ये वाला काम तो अभी ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा था ना, देखा था। इसमें ये अब नया काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सी इज बी। अब सी के अंदर मुझे कौन बताएगा कि सिर्फ बी वाली चीज आएगी या ए वाली, ए और बी दोनों आ जाएंगे? सर दोनों दोनों आएंगे आएंगे। सर। ये सिर्फ कैच है इसके अंदर, सिंपल है, कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है ये।
अब इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल से पहले अब तीसरी तरह की इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या हो रहा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज अगेन सिमिलर टू सिंपल इनहेरिटेंस, हाउएवर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अ बेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टीपल ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह हमने बात की थी ना अभी, अहमद भाई ने भी बात की थी कि एक गाड़ी का सिंपल फॉर्मेट बना लिया गया, फिर उसके मल्टीपल वेरिएशन है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बी और कॉन्ट्रैक्ट सी है। एक मास्टर कॉपी बना ली, फिर जो वेरिएशन है ना, ए पूरा बी में आ जाएगा, ए पूरा सी में आ जाएगा, और फिर मजीद जो मॉडिफिकेशन है वो बी और सी की अलग अलग हो रही है। ये एक्सएलआर और वीएक्सआर हो रही है, वीएक्सएल और वीएक्सआर जो होती है। ठीक है, मतलब डॉक्टर्स ये तीनों हैं, लेकिन एक फिजिशियन है और एक न्यूरोलॉजिस्ट है, ऐसे ही है? हाँ, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये हार्ट सर्जन है, ये दूसरा कोई सर्जन है, ये ब्रेन सर्जन है, ये हार्ट सर्जन है। डॉक्टर दोनों है, एमबीबीएस दोनों ने करा है पहले। एक पेरेंट है, दो उन्होंने चाइल्ड है या मतलब तीनों? सर। हाँ, 2 चाइल्ड है, मगर दोनों के अंदर ए तो है, मगर बी और सी के अंदर फिर अलग अलग चीजें मजीद ऐड हो गई, ऐड कर जितना हम करना चाहेंगे। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट बी इज ए, कॉन्ट्रैक्ट सी इज ए। इस दोनों सिंटेक्स में किसी को इशू है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बजाय यहाँ तक तो नहीं सर, ठीक है। ठीक है। आगे चलें। जी जी। अब ये चौथी तरह की मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अच्छा, सिनेरियोस तो अनलिमिटेड बन सकते हैं, सिर्फ ये पता होना चाहिए ये भी पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल किसी के ध्यान में आ रही हो तो प्लीज ऐड करें। There can be multiple inheritance of single inheritance. However, there can be a multiple contract that derive from the same base contract. These drive contract can be used as base contract together with the further child classes. When the contract inheritance from such child class together, there is a multiple inheritance. जिस तरह A जो है ये B में भी इनहेरिट हुआ है और C में भी हुआ है, और जब D के अंदर है ना, उसने तीनों को कॉल कर लिया है नाम लिख लिख कर, A B C। तो सर यहाँ इसमें सिर्फ ए बी लिखने और की क्या सी को जरूरत क्यों है? नहीं किया? यार ये क्योंकि ए सवाल तो अभी मेरे ये सवाल सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। मेरे ध्यान में भी आया था जब मैं इसको रिवाइज कर रहा था। अब ठीक है? नहीं, रुक रही है सर बीच में। एक मिनट दे, मैं जरा कुछ चीजें अपनी घर की रिस्टार्ट वगैरह। एक मिनट, जी जी। मैं अपना वीडियो भी ऑफ कर दी। अब बेहतर आ रही है? जी जी, अब ठीक है। अच्छा, ये सवाल अभी मेरे भी ध्यान में आया था। बेसिकली फर्ज करें ये सिचुएशन कब बन सकती है इस तरह की करने की। फर्ज करें अगर जिस तरह किसी ने कहा ना कि आप बी और सी को सिर्फ इनहेरिट कर दें डी के अंदर, अब ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है सारी चीजें बी के अंदर ना कॉल हुई, हमने ए का पर्टिकुलर चीज कॉल, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इस तरह भी कर सकते हैं। ये मेरी आपकी लोगों की बात ठीक है, सिर्फ बी और सी कर लेंगे तो ए की सब चीजें इसके अंदर आ चुकी होंगी। नहीं, लेकिन सर बी और सी में अगर उसने सारे फंक्शंस कॉल नहीं किए ए के, तो फिर तो नहीं आएंगे ना ए के डी इस के तरह की अंदर। कोई सिचुएशन बन सकती है और ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। मेरे ख्याल से जी इस जी। तरह की पॉसिबिलिटी शायद आएगी नहीं, बहुत रेयर सिनेरियो होगा। सर मैं ये समझता हूँ बाकी लैंग्वेजेस में तो ऐसे ही होता है कि हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, कि हम सिर्फ अगर डी को हम बी और सी से करेंगे तो हमें ए की भी सारे प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन मैं भी जब यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन है, आई डोंट नो सॉलिडिटी में शायद हमें अलग से करना पड़ता हो, कोई इसके पीछे कोई नहीं, लॉजिक क्योंकि होगा। अगर पहले वाली अगर एग्जांपल देखें तो उसमें तो बोल रहा था कि अगर बी कर लेंगे तो ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके अंदर, इससे पहली वाली एग्जांपल में। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, मेरे ख्याल से ये शायद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। नहीं सर, लेकिन अगर बी के अंदर आपने ए के सारे फंक्शंस कॉल नहीं किए, कुछ अगर ओमिट किया हुआ है उसके अंदर, तो फिर कैसे आएंगे? ये तो बोल रहा है सब इनहेरेंट हो जाता है ना, ऊपर जी वाली लेकिन फिर वो एग्जांपल कॉल नहीं करने पड़ते, आप सिर्फ वो एक तो इनहेरेंट स्टेटमेंट हो लिख जाते हैं। देना कॉन्ट्रैक्ट जी जी। सी इज ए बस, तो और उसके अंदर कुछ भी ना लिखें, और उसके बाद आप अब उसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो ए के अंदर मौजूद है, सिर्फ ये एक इज लिख, यानी इनहेरिटेंस कराई तो जो हाँ। चीजें चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल बनाई गई हैं अगर वो प्राइवेट नहीं है
तो वो आ जाएंगी, वो सारी चीजें खुद ब खुद अवेलेबल हो जाएंगी। वो उसमें उसके लिए हमें कॉल कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। चलिए इसको जरा ये सर थ्योरी पढ़ लेते हैं, हो सकता है हमें चलो ये आगे चलेंगे प्रैक्टिकल। सर इसमें सर सी को भी एक्सेस करना चाह रहा था, इसलिए फिर उसने उसको डाल दिया, वरना ए बी और डी में आते तो सी भी इसमें आएगा। जो सी में उसने अलग से नहीं, फंक्शन हम लिखे एक ही हैं। बात, हमारा नहीं, हमारा एक ही बात कंफ्यूजन कर ये रहे है A कि to इसने D। ए को क्यों लिखा है इधर। मेरे हिसाब से भी ए बनता नहीं है इधर, हो सकता है कोई जी, लॉजिक जी। हो हाँ अभी सही तक तो, सही सही सर। मगर ये सिर्फ बता रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरह भी कर सकते हो। फर्ज करो इसने सिर्फ ए और बी को करे, सी को ना करे, ये भी हो सकता है। सिर्फ ए को करे, सिर्फ सी को करे, तो कुछ भी पॉसिबल है। ये एक छोटा सा सैंपल सर लिखना पड़ेगा रिमिक्स पे, फिर समझ आएगी कि ये गलती है या वाकई ऐसा करना पड़ता है। नहीं ये पता भी नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। अगर ए नहीं लिखेगा तो बी की सब चीजें आ तो जाएंगी ए के थ्रू। The next screenshot shows the example of multiple these examples. अच्छा अब ये एग्जांपल ये नेक्स्ट कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसके अंदर उसने एक है, एक डिवाइड का बनाया है और फिर डायरेक्ट एग्जांपल ही देख लेते हैं। ये तो ज्यादा ही अंग्रेजी लिख दी इसमें। सर उसने 4 फंक्शंस के लिए 4 वो बनाए हैं, एक सम, डिवाइड, हाँ वो मल्टीप्लाई तो और सब्ट्रैक्ट। मैं सिर्फ पढ़ा था, कोई और इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को डिस्कस करनी अच्छा। चाहिए। अच्छा क्या कर रहा है उसने, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है सम के पर नाम आपकी से, आवाज बहुत अब कट इंटीजर रही एक है। में बना। अब बेहतर आ रही है आवाज। चले मैं 5-10 मिनट बस अभी मुदस्सिर को दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्यार कर लें। अब आवाज बेहतर हो रही है। बेहतर हो गई। अच्छा सर इसमें ये सेंटेंस तो यस समझ सर। आया सर आपको। सर ये पेज 138 पे उसने एक चीज लिखी हुई है वहां पे, द कॉन्ट्रैक्ट्स should follow a specific order while inheriting, starting from the base contract through to the most derived contract. लास्ट की 3rd लाइन देखें सर जी, नीचे अच्छा उस नीचे। हिसाब से तो फिर सही लिखा है इसने, ए हाँ फिर बी सही सी लिखा, यही मैं कह रहा हूँ। आप नीचे जाएं थोड़ा सा। कोड में भी उसने इसी तरह लिखा है कि उसने पहले हाँ, इसमें द मैं सही सेकंड है। लाइन, हाँ सेकंड लाइन देखें राइट साइड पे। और फिर डिवाइड The कॉन्ट्रैक्ट next screenshot shows the in the नहीं सर, example नीचे of नीचे 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 पैराग्राफ, लास्ट नीचे लास्ट पैराग्राफ। में सर। हाँ सेकंड लाइन राइट पे देखें सर, सेकंड लाइन राइट पे बिल्कुल। द बिल्कुल लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में सर। शुड फॉलो ए स्पेसिफिक ऑर्डर while inheriting, starting from the base contract to the most derived contract. नहीं ये बेहतरीन यार, तालियां बजनी चाहिए। आपने बहुत जबरदस्त ये पॉइंट कैच किया, ये मैं भी मिस कर गया हाँ, था। मैं भी इस पे सोच रहा था कब से यार, ये कुछ तो लॉजिक थी इसमें, मेरे को याद नहीं आ रही थी। चलो डन, बेहतरीन। आपको समझ आ पाथ गई सबको ये पूरा बात? देना पड़ेगा, उसके थ्रू जाएंगे फिर आप। ये सबको ये बात समझ आ गई? मैं रिपीट करूं? ये बोल रहा है कि जो आपकी इनहेरिटेंस जब भी आप करेंगे ना तो सीक्वेंस में करेंगे। जितने फर्ज करें, ये देखिए ए बी सी, जितने कॉन्ट्रैक्ट आप कॉल करेंगे ना, वो सीक्वेंस से इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। जिस सीक्वेंस से आपने इनहेरिटेंस की हुई है उस सीक्वेंस से आपको लेस डाउन करने पड़ेंगे। ये अगली एग्जांपल में भी देख लेते। इसने क्या करा हुआ है, एक सम के नाम का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर इसने सम के नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। 2 इनपुट ले रहा है ये ए और बी के नाम से, और रिटर्न कर रहा है एक अनसाइंड इंटीजर, और रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। जो 2 इंटीजर ले रहा है उसको रिटर्न कर रहा है। यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया पहला वाला, सही है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, उसने नाम लिखा है मल्टी कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके अंदर उसने सम का जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसको इनहेरिट किया है। इनहेरिट किस तरह किया उसने, इसका कीवर्ड लिख के। अब इसके अंदर उसने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया है। मल्टीप्लाई के फंक्शन के अंदर उसने सेम काम किया है। 2 इनपुट लिए हैं ए और बी के नाम से, रिटर्न किया है उसने अनसाइंड इंटीजर, और ए और बी को उधर मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। अब इसके अंदर इसने सम का फंक्शन आ चुका है। इसका मतलब नीचे अगर हम मल्टीप्लाई का कॉल करेंगे तो अल्टीमेटली उसके अंदर सम का भी फंक्शन होगा, सही है। फिर उसने तीसरा फंक्शन बनाया है डिवाइड के नाम का, और उसके अंदर उसने सम को, बेसिकली ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये ग्रैंड चाइल्ड है अभी तक। यानी ए लिया, फिर बी है, और अब ये सी है।
जो डिवाइड C के कॉन्ट्रैक्ट अंदर है ये सी है नहीं फॉर सर, ये एग्जांपल। भी चाइल्ड ही है ग्रैंड क्योंकि हाँ सम से आ रहा है, ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड नहीं है। बिल्कुल अच्छा सॉरी ये वो है हाँ दोनों A और सन है। ये बी और सी वाली एग्जांपल, ये है ये बी और जी जी बिल्कुल। सही, सॉरी। फिर क्या करा उसने, अब इसके अंदर अब देखा जाए तो इसके अंदर मल्टीप्लाई का नहीं इनहेरेंट हुआ, इसके अंदर जी सिर्फ जी सम वाला इनहेरेंट हुआ है। बिल्कुल, डिवाइड दो इसका इनपुट ले अपना रहा है है, और डिवाइड सम वाला। इसने इनहेरिट किया है। हाँ अब दो इनपुट ले रहा है, इसमें भी अनसाइंड इंटीजर रिटर्न कर रहा है और ए और बी को डिवाइड करके रिटर्न कर रहा है। फिर उसने चौथा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सब कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तीनों ले लिए ना सर, हाँ इसने इधर ए बी सी करके ए वो बी जो सी एग्जांपल तीनों थे ले ना, लिए। हाँ तीनों ले लिए। मगर इसको हाँ। चला के देखना पड़ेगा कि ये इसमें अगर सम वाला नहीं लेता तो क्या होता है, सम वाला आता है कि नहीं आता। मेरे हिसाब से तो आ जाएगा। सर मुझे भी ऐसे ही लगता है, ये चला के ही देखना पड़ेगा। मुदस्सिर जी सर, इसमें सम वाला इनहेरेंट अगर सब अगर हम आएगा, इधर बिल्कुल आएगा। अगर आप इधर हम इनहेरिट कर रहे इधर हैं हम तो आपके पास तीनों के फंक्शंस आएंगे, सही अगर है? हम इसको यहाँ सम कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखते तो ये तो नहीं सम आता, वाला इसमें आ जाता, नहीं। नहीं आता, आ जाता नहीं आता। मैं मेरे पास एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूँ अभी करके। चले आप बस मैं ये वाली इसके बाद मैं मुदस्सिर को ही देने जा रहा हूँ वैसे। फिर इसने चौथा कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा बनाया बल्कि ना, ये जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 और ये फिर पांचवा कॉन्ट्रैक्ट इसने बनाया क्लाइंट के नाम का। क्लाइंट में इसने क्या करा है, वर्किंग विद इनहेरिटेंस पब्लिक रिटर्न सब कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें इसने सब ले लिया ना सर, ए भी ले लिया, बी ले लिया इसमें। क्रिएट किया और इधर उसने सम का फंक्शन यूज करा है। सर ये मैसेज एक भेजा है उन्होंने, वो उसकी थोड़ी सी सेंस बन रही है, नजर आ रही है कि वो इनहेरिटेंस क्यों करनी पड़ती है। वो डायमंड प्रॉब्लम कहलाती है ये। तो उसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो ये है कि जाहिर है अगर दो क्लासेस जो यानी बी और सी है, तो जब डी उसे इनहेरिट कर रहा है तो थोड़ी कंफ्यूजन शायद हो सकती है कि खास तौर पे उस वक्त अगर बी और सी ने कोई थोड़ी सी फंक्शनैलिटी चेंज कर दी है तो डी को कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से वाली फंक्शनैलिटी यूज करनी है। अच्छा तो वो शायद पॉलीमॉर्फिज्म वाली इसलिए। चीज आ गई ना कि अगर बी या जी सर, बी और सी ने ए की फंक्शनैलिटी मॉडिफाई कर दी है और हम बिल्कुल। ए वाली चीज यूज करना चाह रहे हैं, इस उस जी जी कंडीशन में हम तीनों को ये कॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की आपने। फर्ज करें उसने सम के फॉर्मूले में इधर माइनस लगा दिया है बी के अंदर। अब हम जब हम बी कॉल करेंगे तो बी के अंदर तो उसने ए को मॉडिफाई कर दिया होगा, तो ए की फंक्शनैलिटी क्लाइंट में नहीं आएगी अल्टीमेटली। तो उसको ओरिजिनल वाले को कॉल करने के लिए हमें सबको लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। अग्री करते हैं सब इस बात को? ये वाली एग्जांपल सबको समझ आ गई? ये इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं? सबको समझ आ गया? कुछ बोल तो दें। जी सर। जी सर, भाई मेरा इजी ख्याल है है यहाँ तक। कंटिन्यू कर लें। चले मुदस्सिर यहाँ से तुम कंटिन्यू कर लो। एक मिनट। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट में। स्क्रीन विजिबल है सबको? जी थोड़ी सर। जूम Yes, कर sir. दें थोड़ा सा। मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है सर। जी सर क्लियर है। सही है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, इनहेरिटेंस समझ में आ गई कि इनहेरिटेंस हमें क्यों ज़रूरी है, कि वजह क्या है इनहेरिटेंस की। ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबके? यस सर क्लियर। जी सर, जी क्लियर है। Yes, sir. जी सर। अच्छा, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्कफ्लो में काम कर रहे होते हैं तो हमें कभी ना कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी ना किसी क्लास से इनहेरिट करना पड़े, सही है? अब
सॉलिडिटी में हमारे पास क्लासेस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स में से कभी फंक्शंस इनहेरिट करने पड़ते हैं, कुछ वेरिएबल्स कभी हमें इनहेरिट करने पड़ते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम हमारी रीयूजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, सही है। और कुछ लॉजिक में हमें ऐसे पेरेंट कॉम्पोनेंट से ही पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही हमें चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू चाहिए होती है, सही है। तो वहाँ पे हमारी रीयूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आती है। किसी ने रिएक्ट पे भी वर्क किया हो तो उसको अंदाज़ा है कि हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या किसी भी ऐसे रेड्यूसर से हम वैल्यू इनहेरिट कर लेते हैं, सही। यहाँ हम कुछ कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टर क्या है? कोई बताएगा कंस्ट्रक्टर क्या है हमारे पास, कि किस लिए यूज़ होता है ये? जब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय जैसा करना। कि या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर आए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इसमें थोड़ा फर्क ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब भी हम वो बनाते थे, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते थे, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता था। लेकिन सॉलिडिटी में ऐसा होता है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो रहा होता है तो एक दफा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एग्जीक्यूशन। जो कि एक फंक्शन ही होता है, जो उसी नाम का स्टेट होता है लेवल जिस पे। नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी हाँ। तो ये वो उसके अंदर आपने अगर कोई चीज ऐसी करवानी है जो आप हाँ। ये चाहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो और वो शुरू में एक दफा हो जाए, तो ऐसा कोई कोड आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि हमारे पास फिर स्टेट लेवल पे ये मौजूद होता है और फिर हम इससे वैल्यू कॉल करवा सकते हैं, सही है। अब इनहेरिटेंस हम आते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सही है। तो इसमें होता है कुछ नहीं कि सिर्फ एक पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें से चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट कर रहा होता है, सही है। और हमारे पास ये एग्जांपल, हम इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। सिंगल लेवल की और फिर मल्टी लेवल की आ जाएगी, सही है। ठीक है, बस सही है। सही है, हम अब इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। दोस्तों साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक्सपायर भी हो जाता है या डिस्ट्रॉय भी हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाँ। एक्सपायर होने से आपकी क्या मुराद है? मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो तो खत्म हो गया ना उसका सारा फंक्शन। सेल्फ पेमेंट डिस्ट्रक्ट करनी थी, फंक्शन पेमेंट होता हो है। गई, सर्विसेज मिल हाँ, गई। कमांड बढ़ती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वो चैरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सही है। जी आप, जी। सही है, वहाँ पे आपके पास एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाए इस चीज़ के लिए। जी फॉर एग्जांपल आप कोई स्कूल खोल रहे थे, सही जी। है। जी तो जैसे ही जमा हो जाए उसके बाद कोई भी बंदा पेमेंट नहीं भेज सके और वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक फंक्शन होता है, सही है। जी। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके, और फिर उसकी रीयूजिबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन रिकॉर्ड आपका हमेशा ब्लॉकचेन पे रहेगा उसका। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मतलब ये नहीं है कि उसकी ट्रांजेक्शन भी खत्म हो जाएंगी, सही है। उसकी ट्रांजेक्शन का जो भी रिकॉर्ड है वो आपके ब्लॉकचेन में सेव होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से हम इनहेरिट करते हैं तो उस पोजीशन में क्या होगा फिर, चाइल्ड का क्या बनेगा फिर? अगर पेरेंट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस सूरत में जो चाइल्ड है आगे उनका तो चलता रहेगा काम सारा। चाइल्ड यतीम हो जाएगा जनाब। नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि सर आपके ये पास जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, अवेलेबल होंगे। सही है। नहीं, फंक्शंस खत्म हो जाएंगे। अब राइट नहीं हो सकती वैल्यू, हो सकता है फैच हो सके, सही है। आप गेट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन सेट नहीं कर पाएंगे। ये तो इनहेरिटेंस में तो हम सिर्फ आई थिंक गेट ही करते हैं ना। अगर पेरेंट से कुछ लेना है तो गेट ही करेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। मैं अभी आपको जरूरी सेट नहीं करके है। दिखाता हूँ। मैं आपको हाँ दिखाता हूँ हाँ। अभी सेट। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस पे कुछ इशू आएगा फिर इस सूरत में। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हम्म हूँ। हम्म, हम्म। पहले अभी हम गेट का कर रहे हैं, सही है।
अच्छा, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये हो रहा है कि अभी ये, हाँ ये चल रहा है, नहीं चल रहा मेरे पास, एक मिनट। सही है कि अभी हमने सेट करवाई एज, सही है। पहले इसमें पहले गेट किया हमने कि भाई प्राइवेट वेरिएबल को हम गेट करें और फिर सेट करवाने पैरामीटर के जरिए। ये लैग क्यों कर रहा है, एक मिनट। ये मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा है ये अभी भी। इंटरनेट स्लो है आपका सर शायद। ये अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों पर वर्क करता, शायद कैशे में सेव हो गई इसके। अभी मैंने टैब्स भी बंद किए थे, इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई जा रही है अभी। दुआ से ये लैग क्यों कर रहा है। समझ से बाहर है, क्या हो गया सर। सर ब्राउजर पूरा बंद करके दोबारा इसको खोलें हर चीज को। एक मिनट, मेरे पास एक ऑप्शन है, एक सेकंड। चलो यहाँ पे दोबारा से फाइल बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक फाइल बना लेते हैं। एक मिनट में जरा कॉपी कर दूँ इसको यार। वहां से कॉपी कर लें सर। तो ये यहाँ सही चल रहा है ये, हाँ सही है। चलो अब इसको दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने एक, था सही है। थोड़ा जूम कर दें सर जी। जूम सर कर दें अच्छा थोड़ा सा, बहुत ही ठीक। एक ऐसा वर्जन ही मेरे पास सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे पास, सही है। अभी हम एक काम करते हैं कि पहले इसको रन करके देखते हैं। एक एक सेकंड में जरा एक चीज़ हो रहा है ये।
लैब में सर आप कनेक्टेड हैं? मेरे पास इश्यूज आ रहे हैं इसमें कंप्यूटर में। सर उमर, जी जी सर मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अभी बहुत इशू कर रहा है हाँ, अभी रिस्टार्ट लैपटॉप कर में। लो रिस्टार्ट। सही है, जब तक कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। एक मिनट में स्टॉप। अच्छा, क्विज के बारे में अनाउंस कर देता हूँ कि क्विज की डेट अभी, जिस तरह मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि हमारा जो दूसरा बैच पैरेलल हमारी क्लास के साथ चल रहा है, उसकी एक क्लास मिस हो गई थी एक संडे को, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ था सिटी वाइड। तो उसकी वजह से उनका कोर्स नेक्स्ट संडे क्लोज होगा। तो डेट हम उसके एक हफ्ते बाद हम प्लान कर रहे हैं। तो आपको स्लैक पे और ईमेल पे आपको एग्जाम, वो जो टेस्ट की नोटिफिकेशन आ जाएगी, टाइम और डेट। सेकेंडली, जब तक आप लोग का एडवांटेज ये है कि आपको एक दो हफ्ते एक्स्ट्रा मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए। तो मैं चाहूंगा सबको आप सारी वीडियोस देखें, पोर्टल की बुक रीड करें, और जितनी प्रैक्टिस ये मुदस्सिर ने करवाई है क्लास में वो सब प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। वंस आपकी ये बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी ना, फिर आप उसके ऊपर बिल्डअप सीधे बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये किसी का आज सवाल हमारी है? लास्ट क्लास है जी सर तो सर। जैसे वो आपने चैप्टर 9 जो था ट्रफल वाला, उसका क्या होगा? मैं अभी डिस्कस करता हूँ मुदस्सिर से। अच्छा, वो असाइनमेंट का भी कोई इसमें इम्कान है कोई उसका? सिलेबस में दिया हुआ कि नहीं वो चैप्टर? सिलेबस पे है मगर वो है नहीं उस चैप्टर में। वो कोशिश करते हैं इसी क्लास में, वरना डिस्कस कर लेते हैं। अभी मुदस्सिर आता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर जैसे आपने पहले बताया कि और कुछ सवाल? इस क्वार्टर का क्विज 3 नहीं होगा, सिर्फ क्विज 2 के बाद हम लोग अगर पास होते हैं तो क्वार्टर 3 में चले जाएंगे। जी, वो क्विज 2 और 3 मर्ज कर देंगे हम। चैप्टर 9 पोर्टल में है सर बस अवेलेबल, ट्रफल की जो भी है प्रैक्टिस है। आपको इन्फॉर्मेशन अभी नोटिफिकेशन पे अभी बता देंगे आपको, जब ईमेल आएगी ना एग्जाम की। एक मिनट होल्ड करें, मैं आपको फिर कनेक्ट होता हूँ। चलिए, कोई और सवाल है? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आज हमारी इस क्वार्टर की लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 12 है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अभी तक वीडियोस बिल्कुल नहीं देखी पोर्टल की, या बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी? सर पढ़ी है और देखी भी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं देखी, पढ़ी है सर। तो कितना परसेंट आप लोग समझ आ रही है चीजें? कोई ऐसी चीजें जो अब बिल्कुल कंफ्यूजन हो रहा हो, समझ नहीं आ रही हो? सर पढ़ मुझे के उसको है थोड़ा इम्प्लीमेंट सा करने जाते हैं, प्रॉब्लम। लेकिन कुछ चीजें हो नहीं पाती। रिमिक्स जैसे मैं चलाना सीख रहा हूँ, लेकिन रिमिक्स चला नहीं पा रहा। अच्छा, और इसमें और कोई? जी इसके अंदर अभी हम, मुझे जो फील हो रहा है वो ये कि ये मुख्तलिफ हम पीसेस जो है ना अभी लर्न कर रहे हैं। अभी इन पीसेस को असेंबल करके कोई एक चीज़ बनाना जो है ना, अभी ज़ाहिर है कि वो अभी क्योंकि सामने नहीं आया ना, उसकी कोई प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे, तो इसलिए भी अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। तो शायद अभी वो चीज़ें इसलिए लोग सब मैं मुझे भी थोड़ी मुश्किल हुई समझने में, और शायद दूसरों को भी इसलिए मुश्किल हो रही है कि अभी हम अलग अलग हर चीज़ को अलग अलग, यानी कंपोनेंट्स जितने भी हैं, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अभी हम उनको सीख रहे हैं। सर मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है कि शायद हमें इस दफा असाइनमेंट नहीं मिली सॉलिडिटी की, तो हम वो समझ नहीं पाए कुछ कॉन्सेप्ट्स के। अगर वो एक फ्लो में चीजें समझ आ जाती हैं तो शायद फिर आसानी होती। हाँ, ये हर time में बात है। सर आपकी आवाज
सर मैं ज्वाइन कर लिया, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं असाइनमेंट अभी देख रहा हूँ क्लासरूम पे। एक मिनट। अब बेहतर आ रही है आवाज? जी सर, आप किसी एडिशनल क्लास की बात कर रहे थे जिसमें आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, तो हाँ क्या बिल्कुल। डिस्कस? आज एक हेल्प डेस्क है आज, लेकिन अभी देख लें। सर कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, आपको किस टॉपिक्स में इशू हो रहा है सिर्फ बताए ना। आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हैं? सर मेरे ख्याल मैंने से एक मिस की थी और उसके बाद जो की थी, मतलब मुझे प्रॉपर नहीं समझ आ रही अभी तक वो चीजें। हाँ, तो बेसिकली जिन्होंने क्लास मिस करी है उनमें से किसी को चैलेंज है, और क्लास अगर आपने मिस की है तो वो वीडियोस उस क्लास की वो रिकॉर्डेड वैसे ही पड़ी हुई है बुक अवे, तो आपको ज्यादा एफर्ट करनी चाहिए थी, वो आपने मिस कर दी होगी चीज। आप टॉपिक बताए ना, किस टॉपिक में इशू है आपको? सर जैसे आज की क्लास में भी मुझे कंस्ट्रक्टर नहीं समझ आया, पिछली क्लासेस में मुझे मैपिंग्स नहीं समझ आई थी, इस तरह अच्छा, की मैपिंग और कंस्ट्रक्टर आपको समझ नहीं आया, और क्या समझ नहीं आया? और भी चीजें। मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि एक मिनट, बाइट एरे और बाइट्स एरे में क्या फर्क है, तो मुदस्सिर, जब एक बाइट्स चीजें नहीं एरे समझ होता है, आती एक तो बाइट मैं आगे नहीं पढ़ पाती, मुझे होता है, उसमें कंफ्यूजन। ये तीसरी और सही। और कोई क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, सब चीजें हम सब डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके लिए मेरी क्वेश्चन। मैं एक मिनट देख के बताती हूँ। सर ये सिलेबस में तो दूसरी बुक्स के रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं जी, चैप्टर ये और ये बुक और ये बुक। सॉलिडिटी बेसिक्स, सर ये जो इन लूप डेप्थ और जो रूल्स दिए हुए हैं ना बुक में, इनकी प्रैक्टिस चाहिए मुझे, वो इतना समझ नहीं आ रही थी मतलब पढ़ के। रूल्स को छोड़ दें, वो रूल्स थोड़े पुराने वर्जन के हिसाब से लिखे हुए हैं। मुदस्सिर ने जो प्रैक्टिस करवाई है ना उसको रखें, वो रूल्स वाली चीज है ना, रूल्स 1 से लेके 6 तक, उसको स्किप कर दें उससे। वो थोड़े से आउटडेटेड हो गए वो चीजें, हमने इसलिए क्लास में कवर नहीं करवाई वो। ठीक है, लेकिन वो क्विज में तो नहीं आएंगे फिर? नहीं आएंगे। ठीक है। सर बुक्स वाले जितने भी बीच में कॉन्टेक्ट जो लिखे हुए हैं मैं अप्लाई करके देखा हूँ, वो अप्लाई नहीं हो रहे। और दूसरा ये कि ये रिमिक्स में थोड़ा सा मसला हो रहा है यूजिंग में, वो हमेशा एरर दे रहा है। अगर कोड भी सही है तो एरर आ रहा है फिर भी। वो आप बुक वाला कोड लिख रहे होंगे तो उसमें कुछ जगह कोड चेंज हो गए हैं, जो मुदस्सिर ने क्लास में कोड की प्रैक्टिस करवाई है ना, इसीलिए चैट जी पे सर। शेयर कर रहा था मुदस्सिर। वो कोड थोड़ा अपग्रेडेड था, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा माइनर सा चेंज हुआ था, जिसकी वजह से वो रिमिक्स नहीं चला था। आपका बुक वाला कोड नहीं चलेगा। अच्छा वो सेम जो मुदस्सिर साहब ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिखवाए हैं वो भी चलाता हूँ तो अक्सर मसला आता है। मे भी शायद मेमोरी का इशू होता है इसमें। यार आप एक तो अगर सही से लिखोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, सही है। अगर मैंने अभी नए वर्जन के हिसाब से लिखवाए हैं, सही है। नहीं वो अगर वर्जन तो मैं नया ही यूज कर रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन सही अक्सर है, ये होता है कि वो कोड चलता नहीं है, एरर दे रहा होता है। नहीं, कोई ना कोई उसमें ये कोई आपके मिसिंग होगी कोई चीज। सिंटैक्स में प्रॉब्लम होगी, सही हाँ। है। आप कुछ ना कुछ सिंटैक्स प्रॉब्लम कर रहे होंगे जिसकी वजह से एरर दे रहा अच्छा, है। इवन मैं ये आपने आपने अगर मुदस्सिर साहब नोटिस किया आपने होगा तो हर, मेरी बात सुन ले, हर क्लास में अगर आपने नोटिस किया होगा कि मुदस्सिर हर कोड को चैट पे पेस्ट करते थे, फिर हम रिक्वेस्ट करते थे कि जी प्लीज सर। इस कोड को आप रन करके देख लें, किसी को इशू है तो डिस्कस कर लें। अब जो जो स्टूडेंट साथ साथ नहीं कर रहे होंगे और उन्होंने फिर बाद में 15 दिन बाद प्रैक्टिस करी होगी और फिर कोशिश की होगी, उनको तो चैलेंज आएंगे ना, जाहिर सी बात है, बंदा भूल जाता है। जिन जिन स्टूडेंट नहीं ने सर, साथ जैसे जैसे साथ उनको मुदस्सिर साहब कोड वो करते हैं पेश करते हैं, मैं अप्लाई करके सेम क्लास में देख लेता हूँ उसके बाद, क्लास के बाद ही। लेकिन उसमें यार भाई इशू यही आ रहा है कि मैंने सारे कोड जो है मैंने वो गेट हब पे जो है लोड किए हुए हैं, और जब भी मैं चलाता हूँ तो एरर आ रहा होता है उसके अंदर। जस्ट मैंने वो मुदस्सिर साहब के कोड पेस्ट भी किए हैं जब भी एरर आ रहा है। जी जी वो एरर आता है, वो रिमिक्स का इशू है। आप रिमिक्स को रीलोड कर लिया करें तो वो ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है सर। सही है। सर या तो कंपाइलर वर्जन का भी प्रॉब्लम होगा ना, कि कंपाइलर वर्जन सही सेलेक्ट नहीं मोस्टली किया होगा। कंपाइलर वर्जन का प्रॉब्लम होता है। जी रिमिक्स रीलोड कैसे होता है सर? ये रिफ्रेश मुदस्सिर करने से साहब, होता है? डॉक्टर साहब, मैंने ये इसका जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला जो डायमंड प्रॉब्लम वाला कोड है, मैंने इसको ये लिख के इसको रन किया है। इसको तो मैंने कोड भी पेस्ट कर दिया है, ज़रा इसको चेक कर लीजिएगा।
एक मिनट मैं देख लूँगा अभी, एक सेकंड। सेट अहमद पायो, एक्सक्यूज मी सर, वो जो पिछली क्लास में आप लोगों ने गिटहब से कनेक्ट करना सिखाया था वो मैं कर नहीं पाई थी, तो अगर वो प्रोसीजर रिपीट कर दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको आर्टिकल शेयर कर दूंगा उसका। अच्छा, तो अभी यहाँ पे हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो रही है। तो पहले हमने क्या किया, उसमें एक यूज़र से एज ली, सही है, और फिर हमने उसको व्यू करवा दिया, सही, गेट करवा के। फिर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट जो ह्यूमन का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने अहमद के अंदर इनहेरिट किया, सही है। और हमने फिर एक सेट अहमद बायो, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया, सही है। और फिर हमने रिटर्न में हमने अनसाइंड टीचर रिटर्न करवाया। और फिर हमने जो ह्यूमन की इंस्टेंस थी हमने उसको एक न्यू इंस्टेंस मतलब क्रिएट करी न्यू कीवर्ड के ज़रिए, सही है। और फिर हमने जो अहमद की बात उसमें से जो वेरिएबल लिया था बी, सही, वो हमने सेट एज में एज अ पैरामीटर पास किया, सही है। सेट एज मतलब ये जो एज था अब वो बी बन गया है, तो ये बी जो यहाँ से पास हुआ है और जो फंक्शन में वो सेव होगा ये एज की जगह पे सेव होगा, सही है। हमने रिटर्न के अंदर हमने गेट एज करी, गेट एज में हमने व्यू करवाया हुआ था, अब हमारे पास एज आ गई रिटर्न में गेट एज के तौर पे, सही है। इसको रिपीट करेंगे काइंडली, अब समझ नहीं आई। क्या चीज़ समझ में नहीं आई? कि जो ह्यूमन के अंदर आप उसको इनहेरिट कर रहे हैं। एक मिनट, तो इसमें अहमद का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ओ सॉरी, ह्यूमन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अहमद के अंदर इनहेरिट हो रहा है। एक सेकंड, मेरे पास मैसेज आया कुछ क्वेरी से हो गया, सही है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने एक वैल्यू पास करवाई, सही है, बी जो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, सही है। और फिर हमने उस फंक्शन के अंदर जो ह्यूमन के कॉन्ट्रैक्ट की जो हमने इनहेरिटेंस की थी, सही है, उसकी एक न्यू इंस्टेंस जनरेट कर ली, सही। जब उसकी न्यू इंस्टेंस जनरेट कर ली तो हम उसके फंक्शंस को अब यूज़ कर सकते हैं। तो उसके फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने जो सेट अहमद के अंदर मतलब जो हमने एक पैरामीटर लिया था, सही है, बी, वो हमने इधर पास करवाया। तो ये जो बी है समझ लें कि ये ऐसे अब ये हो गया, सही है। तो एज के पैरामीटर में पास हो रहा है और उसकी जो एज है ह्यूमन की एज वो सेट हो गई अहमद की एज से। हाँ, इसकी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट दुआ से। पहले हमने ह्यूमन का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया एक, तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर दो फंक्शंस बने हुए हैं, तो इसकी कोई भी एज हम दे देते हैं 20 एज दे दी इसकी, सही। जब हम इसको व्यू करेंगे तो हमारे पास एज इसकी आ गई, सही है। तो हम अहमद को डिप्लॉय करते हैं, सही है। हाँ, अब हमारे पास हमने एज में सर ये पास की, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है इसमें? हाँ हो सकती है, सही है। तो हमारे पास अभी ये कुछ इस तरीके से अभी डाटा पास हो रहा है। एक मिनट में सारे मैसेजेस देख लूँ, मैसेज आ रहा है। हाँ, मल्टी लेवल इसमें हो सकती है इनहेरिटेंस, बिल्कुल। सेट एज में जो हम पास करेंगे मतलब ये पैरामीटर्स में देंगे, तो वो यहाँ से सेट एज से जाके ये ह्यूमन के फंक्शन में जाके जो एज है उसमें जाके सेव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने इसको वैल्यू पास करवा रहे हैं अभी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाके वो डेट सेव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ। यार ये किसी का भी माइक ऑफ कर लें यार सर, किसी की जो माइक ऑन है हो गया कर दिया किसी ने, सही, मैं नहीं करा, सही है। अच्छा, तो वैसे यही चीज़ समझ में आ गई कि हम किस तरीके से फंक्शंस को यूज कर रहे हैं और हाँ बोलें। जी सर, तो इसमें एज है और यू एंड बी है, वो क्या चीज़ है? पैरामीटर है। यस। और ये जो ए एज है वो क्या चीज़ है ह्यूमन के साथ? ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो हमने ह्यूमन का कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट किया, मतलब जो उसकी नई न्यू इंस्टेंस जो जनरेट हुई वो ए एज में चलेगी। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज 20, बल्कि एज से अलग मैं करता हूँ, डिफरेंट एज लिखे सर,
हाँ सही है, मैंने 40 कर दी और मैंने यहाँ पे सही है 40 मेरे पास आ गई। मैं यहाँ पे अगर गेट करता हूँ मेरे पास 20 रहेगी, क्योंकि ह्यूमन के जो इंस्टेंस है वो उसकी अपनी है। सही है, न्यू से क्या हुआ कि एक नई इंस्टेंस जनरेट हो गई, लेकिन फंक्शन उसके हमारे पास आ गए। सही है, ये लास्ट पार्ट रिपीट करें, आपने किसको चेंज किया था और कहाँ पे क्या? मैंने इसकी एज 40 करी। सही है, मैंने गेट एज करी तो मेरे पास 40 आ रही। क्यों? क्योंकि अहमद के अंदर जो ह्यूमन की न्यू इंस्टेंस जनरेट की हुई है वो जो वैल्यूज की अपनी वैल्यूज है। सही है, वहाँ पे इसका फिर ह्यूमन से लेना देना नहीं रहा, क्योंकि हमने न्यू इंस्टेंस जनरेट कर ली। अब मैं यहाँ पे अगर गेट एज कर रहा हूँ ह्यूमन में, जबकि यहाँ पे भी 40 आनी चाहिए। मैं इसको जूम कर देता हूँ एक मिनट। सही, जैसे यहाँ 40 आ रही है तो अहमद के कॉन्ट्रैक्ट में, तो ह्यूमन के कॉन्ट्रैक्ट में भी 40 आनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे 20 आ रही है। सही कि दोनों अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं अभी, लेकिन इनहेरिटेंस हुई हुई है यहाँ पे। सर आपने अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए थे ना इसमें, अहमद का अलग और हमारे ये ह्यूमन का अलग। एक मैं इसको चेक करूँ। हाँ बोले, दोबारा बोले। समझ रहा हूँ, आपने अलग अलग 2 कॉन्ट्रैक्ट चलाए थे ना, ऊपर से आपने ऑप्शन आ रहा था आपके पास कि आपने पहले ह्यूमन का चलाया था, उसके बाद फिर आपने अहमद का चलाया था। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। पहले मैंने ह्यूमन का डिप्लॉय कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। सही है, ये 2 फंक्शंस आ गए यहाँ पे जो मौजूद हैं, गेट एज और सेट एज। तो ये मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट चलाया है अहमद का। सही है, अब वो डिप्लॉय हो गया और यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शंस आ गए। इसके 2 इनहेरिट हुए फंक्शंस आ गए। बस सेट बायो ये हमने बस एज अ पैरामीटर के तौर पे लिया है, तो एक ये आ गया हमारे पास। ओके, और एक मिनट, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ फिर क्या होगा? एक मिनट, मैं सेटिंग करना चाहूँ इसकी। सेट एज, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 फंक्शंस मौजूद हैं जो हमारे पास ह्यूमन के फंक्शंस थे। सही है, तो अब मैं यहाँ पे अगर इसकी एज, अहमद की एज कर दूँ कि 25 एज है। सही है, मैं यहाँ पे गेट करता हूँ तो मेरे पास 25 आ गई। सही है, जबकि ह्यूमन में मैं गेट कर रहा हूँ मेरे पास 0 आ रही है। सही है, क्यों? क्योंकि अहमद के जो अब कॉन्ट्रैक्ट है उसने ह्यूमन की नई इंस्टेंस जनरेट की, जिसका ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट से अब सिर्फ फंक्शंस की हद तक लेना देना है, वैल्यूज की हद तक नहीं है। कि वो वैल्यूज ह्यूमन की चेंज नहीं कर रहा, लेकिन फंक्शंस इनहेरिट कर रहा है और मॉडिफिकेशन चल रही है। सही है, क्योंकि अब मैं ह्यूमन में अगर 18 सेट एज करूँ और यहाँ पे अब गेट करता हूँ तो मेरे पास ह्यूमन की एज आ रही है, जबकि अहमद में मॉडिफिकेशन नहीं हुई। अहमद की जो एज थी वो 25 ही है। लेकिन सर अब तो अहमद में होनी चाहिए थी ना चेंज, अब क्यों नहीं हुई? फिर इनहेरिटेंस का फायदा क्या है? मतलब समझ नहीं मुझे आ रहा। फंक्शन मिल रहे हैं ना आपको। फंक्शंस चलो मैंने फंक्शन इनहेरिट कर लिया ना, ये फंक्शंस मौजूद हैं अहमद के। अगर ये फंक्शंस, ये जो ह्यूमन के अंदर जो फंक्शन थे, सही है, सेट एज और गेट एज, सही है, वो मैंने जब अहमद के अंदर इनहेरिट किया कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे पास ये दोनों फंक्शंस आ गए। आपको दोबारा नहीं लिखना पड़े, बस ये फायदा है। और भी फायदे हैं इसके। सही है, आप रीयूजेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। सही है, जैसे सर ने अभी एग्जाम्पल ली थी कि करोला ने मॉडल बनाया। सही, एक पेरेंट बना दी उसने, एक बॉडी बना दी। सही है, उसके अंदर जो भी XLI और GLI और फिर एटलास जितने भी उसके वर्जन्स हैं, सही है, वो सिर्फ उसने माइनर चेंजेस किए कि किसी में DRL दे दिया, किसी में फॉग लैम्प्स दे दिए, किसी में आपने क्या नाम है AC की कुछ ऑप्शन दे दिए, किसी में ABS का ऑप्शन दे दिया। सही है, लेकिन जो पेरेंट मतलब बॉडी है वो सेम ही है। सही है, तो ह्यूमन एक तरीके से बॉडी हो गई, जबकि अहमद उसकी एक नई इंस्टेंस जनरेट हो रही है। सही है, जो उसके फंक्शंस इनहेरिट कर रहा है अभी। सर ये जो सेट अहमद बायो है, इसमें हम क्यों नहीं इनपुट ले रहे हैं? या यही मैं अभी देख रहा था, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वरना मैं इसी में ही करने में लगा था कि इसमें क्योंकि हमने जो ये फंक्शन बनाया है यूनिट बी लेना है, वो तो हमने सेट अहमद बायो में लेना है ना। हाँ, मैंने इसमें किया, लेकिन ये अभी हो नहीं रहा। मुझे इसकी लॉजिक अभी देखनी पड़ेगी बैठ के। सही है, तो ये सर इसमें ये पब्लिक के आगे व्यू नहीं लिखा होना चाहिए फिर? सेट अहमद बायो पब्लिक व्यू। पब्लिक हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये नीचे सेकंड वाला जो है अहमद वाला कॉन्ट्रैक्ट, जो थर्ड फंक्शन बनाया अहमद वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है लाइन 16 में, इसमें पब्लिक व्यू आना चाहिए मेरा ख्याल में। नहीं आ सकता, क्योंकि हम इसमें सेट करवा रहे हैं। सही है, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, देख लेता हूँ मैं
पब्लिक नहीं होगा वैसे, क्योंकि हम सेट नहीं, ये करवा तो रहे हैं। पेरेंट और चाइल्ड का फर्क है ना। नहीं, एक और फर्क है कि नहीं, हम self वैल्यू जब करवा सेट रहे हैं। करवा रहे होते हैं ना तो हम व्यू नहीं लगा सकते, सही है। जब हम सिर्फ वैल्यू हाँ। गेट कर रहे हैं ना तब कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखें एरर क्या मुदस्सिर, अब दे रहा आप है। गेट एज करें तो यानी ये व्यू हटा के, यानी आपने अगर सेट अहमद बायो में वैल्यू दी है और फिर गेट एज करते हैं तो वो अपडेटेड वैल्यू नहीं देता। एक मिनट मैं पहले ये दिखा दूं कि ये आपके पास मॉडिफायर बता रहा है कि आपने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये आपके पास व्यू आप नहीं ला सकते, सही है। जी जी सर बिल्कुल। हाँ, आप बोलें, क्या बोल रहे थे? आपने जिस तरह अभी ये ट्रांजैक्ट की है एज 40 लिख के, अब हाँ। अगर आप गेट एज करें तो वो क्या देगा आपको? ये बटन जो ब्लू बटन है इस पे क्लिक करें। ये मेरे पास अभी जो पुरानी इंस्टेंस है ये 25 ही दे रहा है, लेकिन लॉग्स में ये मुझे बता रहा है कि 40 अपडेट हो चुका है, सही है। ये लॉग्स में तो मुझे बता रहा है कि 40 अपडेट हो चुका है, लेकिन इसमें ये नहीं सर बता रहा। सेट अगर अहमद मुझे बायो में आप इनपुट दे के देखें ना, फिर क्या आता है उसके बाद गेट एज में। वही किया है यहाँ पे, वही किया है ना। किया है, B तो 25 किया है दिया है, सॉरी 40 दिया है, लेकिन 25 दे रहा है वो। ये एक थोड़ा सा इशू में दे रहा। अगर मैं इसमें भी पास करूं तो ये मुझे सही है। तो ऊपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा। गेट एज में तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सेट एज में भी मैंने पास तो किया, लेकिन ये मुझे अहमद के जरिए नहीं दे रहा, जबकि वो दूसरे फंक्शंस यूज़ करके दे रहा है। ये पॉसिबल है, लेकिन मैं अभी ये देखना पड़ेगा इसको कि वजह क्या है इसकी। वैसे अभी इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि हम सेट अहमद बायो में से ही हम वैल्यू जो सेट एज में अपडेट करते हो। कुछ आइडिया हो रहा है किसी को? सर ये जो हमने ह्यूमन का इंस्टेंस बनाया ऑब्जेक्ट का, ये वैसे ही जावा स्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाते हैं। किस चीज़ की? ये आप ह्यूमन के जो मैंने बनाया एज करके न्यू ह्यूमन जो इंस्टेंस बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम जावा स्क्रिप्ट में अहमद के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये ऐसा ही है, आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है क्योंकि इसमें फंक्शंस भी हैं, सही है। इसमें हम एक तरीके से इंटरफेस के तौर पे आप कह सकते हैं कि हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ इसका, लेकिन इंटरफेस बेसिकली थोड़ा अलग होता है। इसको आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से हम फंक्शन इनहेरिट कर रहे हैं अभी। तो आप किसी को आइडिया हो रहा है कि हम इसको सेट अहमद बायो में से किस तरीके से हम गेट एज करें तो आ जाए? उसकी एक सिंपल सी वजह है उसकी एक, क्योंकि जब ये हम जो अभी अब इसमें जो सेट करवा रहे हैं ना कि वो ह्यूमन की न्यू इंस्टेंस जनरेट हुई, जब ह्यूमन की न्यू इंस्टेंस जनरेट हो रही है तो उसका सेट अहमद से ताल्लुक नहीं बन रहा, सही है। उसका जो भी अब वो जो वैल्यू ले रहा है एज अ पैरामीटर, वो सिर्फ वो ये देख रहा है कि बी यहाँ पे सेट एज में बी आ रहा है, सही है। वो इसको नहीं देख रहा कि वो सेट अहमद बायो से आ रहा है, वो ये देख रहा है कि सेट एज से आ रहा है, सही है, जिसकी वजह से सेट अहमद बायो से हम अपडेट नहीं करवा रहे। नहीं तो मुदस्सिर, हम यहाँ ह्यूमन की जगह अहमद लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसी का इंस्टेंस बना सकते हैं। किधर? लाइन 17 में। लाइन 17 में सही है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? अहमद लिखते हैं ह्यूमन की जगह। दोनों जगह? हाँ दोनों जगह। चलो मैं दोनों जगह लिखता हूँ। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट नहीं किया, और यही बोल रहा है कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एक और उसकी नई इंस्टेंस बना सकते हैं, सही है। वो यही एरर दे रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके फंक्शंस खुद ही यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको इनहेरिट करके क्या करेंगे आप, सही है। तो ऑलरेडी आपके फंक्शंस के अवेलेबल हैं, तो आपको इसमें इनहेरिटेंस की कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या इनहेरिट करें? आप फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, सही है, उसमें पब्लिक प्राइवेट हो सकता है। अब हम थोड़ी इसकी मल्टी लेवल पे जाते हैं, सही है। सर एक चीज पूछनी थी, कंफ्यूज कर रही है। क्या? सर ये जो आपने डिप्लॉय किया है ना दो कॉन्ट्रैक्ट को एक साथ, ठीक है, आप ऊपर भी वैल्यूज चेंज करके चेक कर रहे हैं और नीचे भी वैल्यूज चेंज करके चेक कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाली की वैल्यूज नीचे नहीं आ रही हैं। हाँ, तो उसकी वजह है ना कि आपके जो ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, सही है, उसका कोई नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ फंक्शन यूज़ कर रहा है, सही है। जबकि जो एज की में जो उसकी वैल्यू सेट हो गई वो उसी को गेट कर सकता है, सही है। वो अहमद की एज को गेट नहीं कर सकता, जबकि अहमद में जो एज सेट हो गई वो अब ह्यूमन का जो कॉन्ट्रैक्ट वो उसे गेट नहीं कर सकता, सही है, वो सिर्फ अहमद ही गेट करेगा।
वो किसी और मतलब मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और वो किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर हाँ रहा है। बिल्कुल, ये फर्क है। मतलब सेपरेशन चल सर रही है ये जो दोनों की। अभी सर जी अभी ये जो रिलेशनशिप है पेरेंट चाइल्ड का, इसमें वैल्यूज नहीं आएंगी जबकि फंक्शंस आएंगे, सिर्फ ऐसे ही है? वैल्यूज आ सकती है, लेकिन वो आप पे कि अभी हम फंक्शंस को देख रहे हैं। नहीं, इस करंट में अभी वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ फंक्शन आएगा। हाँ इसमें अभी तो सिर्फ फंक्शंस आ रहे हैं। सर जी ये कोड शेयर कर दें प्लीज यहाँ तक। एक मिनट, सही है। वैसे ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं बुक में क्या चीज़ है हमारे पास। एक मिनट, पेज नंबर 138। सही है, हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस हो गई हमारे पास अभी। सही है, अब हम करते हैं पेरेंट हो गया और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देख लेते हैं हम। सही है, वैसे हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में इसी एग्जांपल में आपको हिरार्चिकल इनहेरिटेंस बता देता हूँ। सही है, हाँ एक मिनट। सही, हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सही है, ह्यूमन, और उसमें से हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट हुआ उसका नाम था अहमद। जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में हमने ह्यूमन को इनहेरिट किया वो है उबैद। सही है, तो इस तरीके से आप जितने चाहें आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसमें चेक करूँ, ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे प्रीवियस वाला करा था, बस इसमें एक एडिशनल चीज़ ये होगी कि हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया बस। तो ये बाकी इसमें कोई भी एडिशनल नहीं है। प्लीज ये सब रन करके देख लें यार साथ साथ। ये आप लोग खुद ही कर लेगा कि बिल्कुल इसमें सिंपल मैंने चीजें एक हाँ ये आज की क्लास कंपैरेटिवली काफी इजी क्लास है और प्लीज को ये सबको समझ आ जानी चाहिए। प्लीज ये रन करके सब देखें जितने क्लास। अब हम आ जाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क कर रही है। चलो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल कर लेते हैं। सब प्लीज रन करके इधर चैट पे मैसेज करेंगे सबका रन हो गया। जिसका रन हो गया प्लीज मैसेज करेंगे चल गया। एक मिनट, मल्टी लेवल में हम इसी टाइप की कोई एग्जांपल कर लेते हैं। सही है, हाँ सही है, बस ये लास्ट टॉपिक है हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। गुड। और ये वाला कोड जो भी मुदस्सिर लिख रहा है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ आ गया ना आपको तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको। ये थोड़ा सा डिटेल एग्जांपल है। ये जो पिछला हमने चलाया उसमें आपका ह्यूमन और अहमद दोनों आ रहा था, लेकिन मेरा ह्यूमन वाला नहीं आ रहा। इस तरीके से आपने क्या किया है? एक ही कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट हैं आप तो दोनों आएंगे बिल्कुल।
आप देखें उसमें ऑप्शन होगा डिप्लॉय करने का, एक और ना इस साइड में इधर ऑप्शन आ रहा होगा, आप डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगी तो मेरे साथ भी यही हो रहा है सर, एक ही आ रहा यहाँ है पे मेरा भी। कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से नीचे आ रहे होंगे, सही है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट में सेलेक्ट कर लें जितने कॉन्ट्रैक्ट आपको डिप्लॉय करना है। सर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। सही है। तो अहमद आ रहा है, अहमद या आपके पास इधर आ रहा होगा कि ये डिप्लॉय आप करने जाओ, कंपाइल जब कर रहे होगे ना तो कंपाइलेशन के बाद हो गया ये तीनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में आ रहे होंगे, सही है। आप एक एक करके डिप्लॉय कर लो। सर एक अहमद आ रहा है कि हुमैन आ रहा है? हाँ सही। सर वैसे तो एक और मसला भी आ रहा है, बता दूं? क्या मसला आ रहा है? जब मैं गेट एज को दबा रही हूँ तो आपकी वैल्यूज आ रही थी ना, मेरी नहीं आ रही, जीरो आपने आ रहा कोड है। कॉपी किया है या फिर आपने वैल्यू सेट करवाई पहले? क्या करवाई? आप वाला वैल्यू कॉपी पहले मैं खुद वैल्यू लिख रही। वैल्यू सेट करवाई थी आपने फंक्शन में? सेम आप वाला किया है, पता नहीं क्यों कोई ना चल कोई रहा। इशू होगा, आप उसमें चेक करें बस। सर पहले ना सेट एज कर दी होगी, तो उसके बाद गेट एज आ जाएगी, तो उसके बाद दूसरा हम अहमद की ऐसी सेट एज कराएंगे, फिर उसकी एज हम गेट करना चाहेंगे, गेट एज हो जाएगी। हो गया सर मेरा। सही है। क्या हो रहा है कि ये हमारे पास नहीं है। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ पूछें। सर ये जो सेट अहमद की जो बायो है, यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ, तो उसको अगर मैं गेट करना चाहूँ वो कैसे गेट करूंगा? वो जो बायो मैं सेट करा रहा हूँ। या बायो में अभी हो नहीं, वही इशू आ वही रहा तो था, इशू वो वही नहीं, इशू वो आ नहीं रहा। रिजॉल्व हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा, वो इशू है। इसमें एक लॉजिकल एरर यही लग रहा है कि मुझे उसको बैठ के थोड़ा देखना पड़ेगा कि सेट नहीं हो पा रही असल में वैल्यू उस फंक्शन के जरिए पास उसमें पास नहीं हो रही, सही है। तो जिसकी वजह से वो पैरामीटर तो पास कर रहा है लेकिन सर वो अगर उसका होता अलग है तो मैं इंस्टेंस शेयर बना कर हुआ, दूंगा। सर उसका सर अलग इंस्टेंस, डिवोटेड वो आउटपुट में दिखा रही है। अलग कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इसलिए शायद वो कर ही नहीं रहा उसको अपडेट, क्योंकि वो डिप्लॉय हो चुका है, ये भी डिप्लॉय हो चुका है, उसका अलग इंस्टेंस है, उसके अलग इंस्टेंस है। आई थिंक वो प्रॉब्लम। वो तो एक है लेकिन वैल्यू उसके जरिए सेट हो सकती है। लेकिन हम उसी इंस्टेंस से तो गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वहीं से मिलनी तो चाहिए। सेट हो रही है, हम गेट नहीं हो रही, सेट हो रही थी वो, सही। सेट तो हमारे पास लॉग्स में आ गया था कि 40 आ रही है, ये अभी भी यहाँ पे लॉग्स पे शो हो रहा है लेकिन गेट नहीं हुआ। अच्छा तो मुदस्सिर साहब ये मुदस्सिर साहब मल्टी सम के अंदर ही आप ऊपर लिखेंगे ना, अच्छा यूनिट हाँ मैं पब्लिक ए पब्लिक बी, वो भी तो लिखना है ना। हाँ ये मेरे पास एक इशू आ रहा था, ये सम सही, हाँ सही सही। मैं ये बोला था कि ये आ क्यों नहीं रहा। अच्छा तो हम एक कर लेते हैं डिवाइड का। इसमें इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड
अच्छा, इसमें हमने क्या किया, एक पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सही है। उसमें एक बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल के हमने मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने सम के अंदर से इनहेरिट किया, सही है। फिर इस तरीके से डिवाइड में भी हमने यही किया, सब्ट्रैक्ट में हमने ये किया कि हमने और भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे, सही है, मल्टी लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी हमने इनहेरिट कर लिए, सही है। एक हाँ, हम इसको डिप्लॉय करते हैं। पहले सम वाला डिप्लॉय करके देखते हैं सही चल रहा है नहीं चल रहा। 2 + 2 ट्रांसलेट करते हैं और सही, ये सम वाला कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है। इसने मुझे लॉग में 4 दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड करवाई थी। 2 + 2 हुआ तो 4 आ गया। अब यहाँ पे सिंगुलर वैल्यू भी दे रहा हूँ मुझे कि ए में क्या वैल्यू पास की थी, 2 में भी क्या पास की थी। तो हम मल्टीप्लाई वाला करते हैं, सही है। और मल्टीप्लाई वाले में हमने देखा कि हमारे पास सम वाले की भी वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई वाले की भी आ रही है। पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने 2 × 2 किया, ट्रांसैक्ट और ठीक है 3 कर देता हूँ। मल्टीप्लाई में भी हमारे पास सही हो रहा है कि वो वैल्यू हमें बिल्कुल सही दे रहा है। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा प्लस करवा के देखते हैं इसी में। सही है। अब हम मल्टीप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्ट में से सम वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी इनहेरिट कर रहे हैं, सही है। सही है। अब हम यार डिवाइड वाला करें। क्या माँ डिवाइड वाले में भी हमारे पास एक सम का फंक्शन आया हुआ है और डिवाइड का फंक्शन आया हुआ है। सही, यहाँ पे हम सर ये माइक तो बंद करवा दें, शोर आ रहा है। हमारे पास वैल्यू आ गई कि 30 / 3 10 वैल्यू दे दी उसने। अब मैं यहाँ पे भी सम वाले फंक्शन को देख रहा हूँ कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, सही है। तो मैंने यहाँ पे भी 2 + 2 किया और मेरे पास 4 वैल्यू दे दी उसने। अब हम आते हैं लास्ट पेज के सब्ट्रैक्ट वाले पे, सही है। ये तीनों तो हमारे पास बिल्कुल सही चल रहे हैं। हम सब्ट्रैक्ट पे आते हैं। सब्ट्रैक्ट पे हमारे पास ये चारों फंक्शंस मौजूद हैं, सही है, चारों कॉन्ट्रैक्ट के। अब हम इसको रन करते हैं। पहले नहीं सही है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास सही आ रही है 180। और बाकी इसमें भी हम सारे कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से इनहेरिट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स को इनहेरिट किए और सबके फंक्शंस भी हमारे पास आ गए, सही है। कहाँ गया, 1 मिनट, वहाँ से रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि वर्क किस तरीके से कर रहा है। यस सर। जी जी सही। अब मैं यहाँ पे भी आप लोग मेन सारे फंक्शन चाइल्ड फंक्शन में, हाँ बोले, मेन फंक्शन क्या? सब मेन वाला जो फंक्शन बने हुए हैं साइड में कॉल हो रहा है ना सर। या यहाँ पे कुछ इस तरीके से था कि हमने एक सम का फंक्शन बनाया, सही है, एक ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हमने ले लिया, सही है। उसमें एग्जांपल में हम ये दिखाया हुआ है, सही है। फिर हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया मल्टीप्लाई का, फिर हमने एक और बनाया डिवाइड का, सही है। ये जितने भी तीनों कॉन्ट्रैक्ट थे ये सब सिर्फ सम में से इनहेरिटेंस कर रहे थे, सही है। अब जब भी मैं मल्टीप्लाई को अगर मैंने डिप्लॉय किया तो मेरे पास सम वाले की भी फंक्शन आ गया, सही है। अगर मैं डिवाइड वाले को डिप्लॉय किया मैंने, सही है, तो मेरे पास डिवाइड के साथ सम वाले का भी दोबारा फंक्शन आ गया, सही है। और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ आराम से। अब एक और है सब्ट्रैक्ट वाला, सही है। सब्ट्रैक्ट में हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रही है। इसमें क्या है कि हमारे पास सिर्फ सम के नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड ये रहा, सही है, और मल्टीप्लाई ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, सही। हमने इन तीनों को भी इनहेरिट कर लिया सब्ट्रैक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में, सही है। अब जब इसमें इनहेरिट किया तो हमने सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट वाले का सिर्फ फंक्शन किया, बाकी जितने भी इसके कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन थे वो भी हमारे पास आ गए।
अगर मैं सब्ट्रैक्ट वाले में कोई भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सब्ट्रैक्ट वाले के ज़रिए ही से मुझे करवाना है काम, सही है, मैंने यहीं पर किया ट्रांजेक्शन और मेरे पास आ गया भाई 10, सही है, 30 डिवाइड बाय 3, सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सही है, अब ये मुझे बता देगा कि भाई कि वैल्यू क्या आई है, 100 वैल्यू आई है, सही है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाना चाहूँ कि 200 माइनस 30, सही है, मेरे पास वैल्यू आई, बिल्कुल सही चल रहा है, सही है। इसमें बस यही था इनहेरिटेंस में, इजी है इनहेरिटेंस, कुछ इतना खास नहीं है इसमें। 50 सही है। कोई कुछ कहना चाहेगा, किसी का कोई सवाल? This is Rahim Zulfikar Ali from ये चीज़ समझ में आ गई सबको कि इनहेरिटेंस किस तरीके से रन हो रही है? जी सर। अगर हम चाहें एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सही है, देखना चाह रहा हूँ क्या होगा, सही है। सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम कि ये जो आपने सम मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा हुआ है इसकी जगह हम सब्ट्रैक्ट सिर्फ लिख दें? क्या चीज़, क्या लिख दें? ऑल इन वन के साथ सर ऑल इन वन इज ओनली सब्ट्रैक्ट लिख दें सर, बाकी आगे जो सम, बाकी सम हाँ मल्टीप्लाई बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट लिखेंगे तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट के साथ हमारे पास ये सम मल्टीप्लाई डिवाइड सबकी वैल्यू फंक्शन इनहेरिट हो जाएंगे, सही है। ये मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। सही है, आ गए मेरे पास चारों के फंक्शंस आ गए। यहाँ पे भी अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं, सही है 400। अच्छा, इसमें जो आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ पे आती है आपकी कि आपने एक तो डेटा टाइप आपने क्या देनी है, सही है, और आपने इसके कितने बिट्स का आपने बताना है कि आपने 256 या फिर आपने मतलब आपने 8 बाइट्स का लिखा हुआ यहाँ पे, सही है, और वो वैल्यूज उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाए, सही है, तो ये चीज़ आपने कैलकुलेट करके रखनी पड़ती है कि भाई कितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। तो सर ये अगर चीज़ नहीं समझ में आ गई? देंगे होता है ना नहीं सर, देंगे तो 256 पे डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है ये, सही है, डिफ़ॉल्ट 256 पे ही है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं तो इसमें मैंने लिखने की इतना नहीं लिखता, बहरहाल इसमें ये डिफ़ॉल्ट 256 है अभी। तो ये कोड सेंड करिएगा सर, एक मिनट, इसको टेस्ट करना। फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अभी हम चैप्टर 9 भी देख लेते हैं, तो ये एक मिनट, पहले मैं एक कोड शेयर कर दूं। फिर जिसके क्वेश्चन आंसर हैं अपने सॉर्ट आउट कर लें, क्वेश्चन आंसर क्विकली फिर हम आंसर कर देते हैं। चैप्टर 9 आज की क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं हम, और जिसके जितने क्वेश्चन हैं ना सब आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? वो जी एक चीज सर असल में मेरा भी वो है, क्या नाम है, एक्सटेंड ज़्यादा नहीं कर सकूंगा क्योंकि अभी हेल्ड लेक्स है मेरी Q4 की, सही है, थोड़ी देर बाद ही। कितने बजे? 2 बजे है, लेकिन वो स्टार्ट मुझे करनी पड़ेगी तो पहले, बहरहाल 1:30 बजे तक हमारे पास टाइम है कि चले 1:30 बजे तक जितनी चीजें होती है ना इसको क्विकली कर लेते हैं। और सर जी हमारी लास्ट क्लास है, तो उमैर साहब और मुदस्सर साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट किया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे सर। नहीं क्लास में भी आप लोगों ने बहुत वैल्यू ऐड करी है, हम भूल जाते थे आप लोगों को खिलाफ, वो स्पेशली अहमद है और 2-3 लोग हैं, उन्होंने काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन की क्लास में, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। अहमद भाई का वो भी बड़ा प्यारा है जी, अहमद भाई ने भी बहुत ज्यादा एफर्ट पुट किया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और भी 1-2 लोग हैं, मुझे उनके नाम तो नजर नहीं आते, मगर 2-3-4 लोग और भी हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी इनपुट दी क्लास में। अच्छा, मैं ट्रफल दोस्तों का आप वो लोगों को लास्ट बता देता क्लास में आपने बोला था सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला फंक्शन जो
सॉलिड सेल्फ T8 के डिस्ट्रक्ट ऊपर मैंने लास्ट क्लास में करवाया था आपको ना, जहाँ तक यार मुझे याद पड़ रहा है। सेल्फ नहीं डिस्ट्रक्ट में करवाया था कुछ सर, भी वो नहीं है, आपने एक कहा था कीवर्ड है, ढूंढें उसको। एक अच्छा सेल्फ मैं करवा डिस्ट्रक्ट का देता एक हूँ। कीवर्ड है, सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट का एक बिल्कुल कीवर्ड है, वो आप लिखेंगे वो दो कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। 2 मिनट हो गया, मैं करवा देता हूँ आपको ना, एक कोई इशू नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक कीवर्ड है सिर्फ। सर ये जो हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं तो एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो उसमें फिर गैस हमारी खर्च होगी या नहीं खर्च होगी? दुआ से बोले, आवाज़ बहुत हल्की आई आपकी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम न्यू का कीवर्ड यूज करके नया इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उस फंक्शन को जब डिप्लॉय करेंगे तो हमारी गैस उसमें खर्च होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें, सही है, और डिप्लॉयमेंट हो रही है, डिप्लॉयमेंट एक कंप्यूटेशन पावर यूज़ हो रही है, तो उसका मतलब बिल्कुल आपकी गैस चार्ज होगी। सही, जहाँ भी ट्रांजैक्शन हो रही है इथीरियम में, हर चीज़ एक ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन की गैस चार्ज होती है, सिंपल सी एक इसकी लॉजिक है। सही है। अच्छा, वैसे किसी को फिर अभी सर हम मतलब जब हेल्प डेस्क फंक्शन के हवाले से कॉल कोई करते सवाल है, हैं, अगर बोलें तो मैं हेल्प डेस्क आपके कुछ। फंक्शंस कॉल करते हैं तब भी तो डिप्लॉय होता है। हाँ बिल्कुल, फंक्शन भी अगर आप कॉल करें उसमें भी आपकी गैस चार्ज होती है। लेकिन ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे तो आपको गैस वापस नहीं मिल जाती। नहीं, क्यों गैस वापस मिलेगी? गई हुई चीज़ नहीं कभी सर, वापसी तो नहीं आती। फिर ये तो एज अ रिवार्ड वो दे रहे थे ना, मतलब फिर किसी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉल करने की जरूरत क्या है, क्यों अपने से एक्स्ट्रा गैस खर्च करेगा वो? सर वो कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे मतलब जो भी होगा सर, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट में हम एड्रेस देंगे तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे बचे हुए वो वहाँ पे आ जाएगी गैस। जी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ये है, क्योंकि ये एक तरह से आपको रिवार्ड करने के लिए ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है टॉपिक से हटके, अगर इजाज़त दे तो पूछ लूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जैसे Q3 हम करेंगे तो उस वक्त Q3 के बाद या दौरान हम रेडी हो जाएंगे फ्रीलांस मार्केट के लिए, इतनी एक्सपर्टीज हमारे अंदर आ जाएंगी या वो टाइम लगेगा हमें? आप तो अभी रेडी हो सकते हैं, अगर आप दिन के आप 8-10 घंटे लगाएं तो बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से हो। अगर आप सिर्फ क्लास लेते रहेंगे, आपको ये 2-3 साल भी पढ़ाया जाए तब भी आप सिर्फ रेडी नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट कर रहे हैं पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। अगर आप 6-7 घंटे दिन को देने के लिए तैयार हैं, कम से कम 6-7 घंटे, सही है, क्योंकि आप तो जब काम इसके करने लिए बैठते हैं टाइम का जी, पता नहीं इसके लिए चलता। फिर ज़रूरी नहीं है सर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की जाए, या खुद से भी बंदा रेडी हो सकता है? आपको जॉब कौन देगा अभी बताएं? आप किस स्पेशलिटी पे नहीं आपको मतलब जॉब मिलेगी, जैसे यही पूछना चाह रहा जॉब हूँ भी, मैं। फॉर जैसे एग्जाम्पल आप हमारा सॉफ्टवेयर हाउस ट्रेनिंग। है, सही है, आप आते हैं, सही है, तो आप किस बेस पे आपको सॉफ्टवेयर हाउस में मतलब बुलाया जाएगा कि भाई क्या नहीं सिर्फ जैसे ट्रेनिंग के लिए कि आप आए बैठे और ट्रेनिंग करें? किस बात की ट्रेनिंग होगी? नहीं जैसे ये कोर्स पूरा गिव एंड टेक कंप्लीट होता है हो ना, जाए, हाँ गिव एंड नहीं टेक ये होता है ना। जैसे पूरा कोर्स हो जाता है इंटर्नशिप के लिए अब बंदा आ जाए करने के बाद, या उसकी ज़रूरत नहीं, आप खुद से रेडी होके फ्रीलांस में जा सकते हैं? तो आपको पता चले भाई, आप अगर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपकी क्या एग्रीमेंट होता है, भाई आपने इंटर्नशिप के बाद कितने महीने काम करना है वहाँ पे, सही है क्या? मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। देखिए, आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं ना, वो आपकी एक्सपर्टीज जज करते हैं। बिल्कुल। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने क्लासेस ले ली हैं 100 घंटे की, अब मैं रेडी हो गया हूँ। वो आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या प्रैक्टिस की है, क्या क्या काम किया, वो आपको सिनेरियो देंगे। आपको हो सकता है कोई सिनेरियो दे जिसपे आपको बोले वो कोड बना के दिखाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट फला बना के दिखाएं। आप में वो कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी? प्रैक्टिस से डेवलप होगी। क्या आप रोज हर क्लास के बाद, फर्ज करें 2 घंटे की क्लास लेने के बाद आप 5-7 घंटे हफ्ते के लगा रहे हैं उसको रिवाइज प्रैक्टिस अपने एंड से कुछ मॉडिफिकेशन करके, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब और एग्जाम्पल देख देख के प्रैक्टिस करते हैं आप, तो आप में वो प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी ना। हम तो बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक्स के ऊपर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है चीजें डेवलप करने के लिए। जबरदस्त सर, बिल्कुल ये मैं भी यही सोच रहा था। थैंक यू। आपको मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आपको हर क्लास के बाद ये क्लास लें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लें, बुक पढ़ें, फिर आप इंटरनेट पे कंटेंट आप देखें, चीजें डेवलप करें, इम्प्रूव करें। आप देखें, आपको एक होती है बिल्डिंग, जब 100 माले की भी बनती है ना, उसके नीचे की जो असल जो फाउंडेशन होती है ना, उस पर सबसे ज्यादा टाइम लगाया जाता है। जितनी बिल्डिंग, अगर 20 माले की बिल्डिंग खड़े करने में टाइम लगता है ना, आधा टाइम उसकी बेसमेंट बनाने में टाइम लगता है। तो आपकी वो बेसमेंट बन गई है इस क्लास और कोर्स के बाद।
बिल्डिंग आपको खुद ही बनानी है ऊपर। ठीक सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, पहले एक काम करते हैं। सर एक सवाल था मेरी तरफ से कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड लैंग्वेज कंटेंट्स इजीली समझने के लिए कोई ऐसी वेबसाइट बता दें। यार ये मैंने वैसे अभी तक यूट्यूब पे कुछ मौजूद हैं वीडियोस, अगर आपने उससे समझना है। बाकी किस हवाले से समझना चाह रहे हैं? प्रैक्टिकल उसमें समझना चाह रहे हैं, थ्योरी में समझना चाह रहे हैं क्या? सर ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हिसाब से समझना चाह रहा हूँ। असल में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कन्वर्ट जो लैंग्वेज में करते हैं, ये कॉन्सेप्ट थोड़े जो है बिल्ड अप नहीं हो रहे माइंड में। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी जैसे जावा की हैं। अब जावा में कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्वर्ट टू जावा जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही है। ये मैं चला आपको, मैं स्लैक पे कुछ मुझे मिलता था मैं शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये अभी मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है, तो ये चीज़ कोड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। बस अच्छा, देख तो ले, मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट, बस ये एक कोड है, उसके आगे सिर्फ आपको एड्रेस लिखना है, दैट्स इट। ये कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट इसका करना है, आपने सिर्फ ये सिंटैक्स से सही है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा सेल्फ डिस्ट्रक्ट से ये होता है अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इथर मौजूद है, सही है, तो वो आपके किसी भी दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सही है, मैं इसको कुछ करके दिखाता हूँ आपको अभी। टेबल एड्रेस, सर जस्ट लाइक पेमेंट है ये, जिससे हम ट्रांसफर करते हैं ईथर, ये वही है सर? हाँ एक मिनट, एक मिनट रुकेगा। सही है, पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। सही, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं कि हम यूज़र से पेमेंट ले सकें। सही है, फंक्शन रिसीव पेमेंट। सही है, पब्लिक ये शायद मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी इसी टाइप की कोई, कि हम वैल्यू इथर रिसीव कर लेते कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये आपके पास एक रिसीव पेमेंट्स का एक चेक बैलेंस का है। अगर मैं इसको करूँ, कुछ इथर ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, एक इथर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही, हमारे पास 2 इथर मौजूद हो गए कि हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने एक्सटर्नली ओन अकाउंट से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट में इथर ट्रांसफ़र कर दिया। सही है, तो ये इथर ट्रांसफ़र करने का तरीका है। बाकी अगर आपने पे इसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे भी करना है, इसको देख लेता हूँ मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट को भी। सही है, अब ये हो गया हमारे पास। दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना पड़ेगा।
5 ईथर। गलती हो गई, मैंने गलत, एक सेकेंड मैं इसको सेट करता हूँ। सर मैंने एड्रेस गलत डाल दिया इसमें, तो जिसका से इशू हो रहा है। इसका एड्रेस कॉपी करते हैं और सही, और हम सही हमने एक दूसरे अकाउंट का एड्रेस कॉपी करके इसमें लगा दिया। सही, अब हम एक अलग अकाउंट से इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। सही है, अब हमने डिप्लॉय किया। अब हम इसमें कुछ 15 इथर हमने ट्रांसफ़र करने हैं। सही, हमारे पास इथर आ गए। अब हम रिमूव अगर करते हैं, सही है, और जो हमने रिमूव किए थे अभी जिसमें 90 इथर थे, सही, कॉन्ट्रैक्ट सेल डिस्ट्रक्ट हुआ। सही है, और डिस्ट्रक्ट होने के बाद इसने जो 15 इथर जो इसमें थे वो उसने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जिसमें 90 थे। ये चीज़ समझ में आएगी? सी है दोबारा बताया रिमूव में। सर रिमूव में क्या हो रहा है, ट्रांसफर या मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट दोबारा से। भाई आप सब सही से देख लें सब। सही है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लिया जिसमें अभी 100 इथर है। सही है, देख लें इसको, ये 100 इथर है इसमें। मैंने इसका कॉपी किया इसका एड्रेस। सही है, मैंने यहाँ पे इसका एड्रेस पेस्ट कर दिया। सही है, ये इसलिए पेस्ट किया कि सेल डिस्ट्रक्ट हो, कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी इथर हैं तो इस एड्रेस पर ट्रांसफर कर दे। सही है, तो मैंने जब ये इसका एड्रेस कॉपी किया। अब मैं जाता हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए। अब डिप्लॉयमेंट आपने किस एड्रेस से करना है? सही है, वो डिप्लॉयमेंट कोई भी एड्रेस कर सकता है। सही, हमने डिप्लॉय कर दिया। अब हमने डिप्लॉय किया, अब हमारे पास ये आ गया। अब अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इथर मौजूद नहीं है। अब मुझे इथर ट्रांसफर करना है। मैंने इसमें समझ लें कि भाई मैंने 20 इथर बोले कि ट्रांसफर करना है। सही, यहाँ पे इथर सेलेक्ट है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वी जो भी इसकी वैल्यूज हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इथर सेलेक्ट किए और मैंने रिसीव पेमेंट का फंक्शन रन किया। सही, और मैंने चेक बैलेंस किया। चेक बैलेंस करने पे मुझे पता चल गया कि भाई इसमें अभी 20 इथर मौजूद हैं। सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 82 थे 62 पे आ गए। सही, अब मैंने 100 ये जो सेकंड एड्रेस है इसका कॉपी किया हुआ ना एड्रेस जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लगाया हुआ, ताकि अब जो 20 इथर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम जब सेल डिस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने जो भी एड्रेस यहाँ पे दिया होगा तो उसमें वो इथर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। सही है, अब यहाँ पे हम गए। सही है, लॉग्स में हमारे पास आ रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट रिमूव हो गया है। सही है, और जो भी इसकी लॉग्स की वैल्यू आ रही है। अब हम देखने की चीज़ ये कि भाई ये दूसरे एड्रेस में इसने 20 इथर ट्रांसफर कर दिए। सही, अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। अब जो भी सब चीज़ें थी वो सारे अब इथर जो था वो अब से दूसरे एड्रेस में चला गया। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई? सर अभी जो आपने सिलेक्ट किया था ना, अभी जो दूसरा आपने सिलेक्ट किया था सेकंड नंबर वाला, वो सिलेक्ट करने का पर्पस क्या था कि उधर ट्रांसफर हो जाए? भाई 2 एड्रेस होते हैं आपके पास, एक होता है डिप्लॉयमेंट वाला एड्रेस, एक होता है आपके पास सेंड करने वाला एड्रेस। सही है, उसको मैंने सिर्फ अलग करके दिखाया। आप चाहें तो डिप्लॉयमेंट वाला एड्रेस यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, लेकिन मेन जो था कि भाई एक एड्रेस को हमने लिया कि भाई अब इसके पास पैसे बाद में जाएंगे। सही है, उसका एड्रेस कॉपी करके हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो फंक्शन था उसमें हमने पेस्ट कर दिया। सही है, अब हम दूसरे एड्रेस पे गए कि हम उससे अब डिप्लॉय करेंगे। अब जैसे हम डिप्लॉय करने के हमने डिप्लॉय कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। सही है, अब कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी इथर नहीं मौजूद। हमने पहले इथर ट्रांसफर करना है। सही, हमने इथर ट्रांसफर कर दिए। जब हमने इथर ट्रांसफर करे, सही है, तो हमने अब कॉन्ट्रैक्ट के पास इथर मौजूद है उतने। अब जब जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे लेके जाएंगे उसे, तब होगा ये कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी इथर मौजूद थे ना वो आपके प्रोवाइड किए हुए एड्रेस पे चले जाएंगे। सही है? अच्छा मुदस्सिर सर ये बताइएगा, अभी तो हमने सेल्फ डिस्ट्रक्ट को खुद कॉल किया है। फर्ज करें कि हम इसमें एक लॉजिक लगाना चाहते हैं कि इसमें 1000 इथर आ जाए तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए और जो भी बैलेंस है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाए, तो इसको हम किस तरह इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे? इसमें मॉडिफायर लग सकते हैं। सही है, इसमें मॉडिफायर लग जाएगा आपका। मॉडिफायर ये होता है कि इफ एल्स होता है। सही है, इफ की आपने कंडीशन दी, आपने बैलेंस को आपने सही है इक्वल किया कि भाई इतने इथर हो। सही है, और जो इफ की कंडीशन थी वो आपने इस फंक्शन में आपने लगा दी कि भाई ये फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट चले। सही है, एल्स वो कॉन्ट्रैक्ट रन होता रहे। सही है, और इसमें मॉडिफायर्स भी होते हैं। मॉडिफायर्स हमने वैसे इसमें अभी तक पढ़े नहीं, जाता मुझे याद है चैप्टर 6 में मॉडिफायर्स हैं। सही है, तो मॉडिफायर्स हम यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे अब मॉडिफायर्स का इंटरफेस ऐसा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। एक वीडियोस में मॉडिफायर का यूज
हुआ है, मॉडिफायर बताया है वीडियोस में, मैं थोड़ा सा आप लोगों ने भी डिस्कस किया। हाँ मैं सर देख लूँगा, मैं मॉडिफायर्स आई थिंक पढ़ा इंट्रो हुआ दिया था, करवाया नहीं है। सही है, मैं चैप्टर 6 में ही है क्योंकि मॉडिफायर्स तो शायद मैंने करवाए हैं। सर ये जो अभी इन्होंने सवाल पूछा था, ये सवाल क्या था सर, दोबारा समझा देंगे? ऐसा तो नहीं था कि एक जो इसमें लिमिटेशन बतानी है, कंडीशन लगानी है कि अगर इनके 1000 ईथर हो जाए तो वो फिर किसी और नेक्स्ट अकाउंट पे चले आए? बिल्कुल, ये यही था कि आपके पास अगर कुछ एक अमाउंट से जैसे ही आप इंक्रीज करें तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कॉल हो जाए। जैसे चैरिटी का था कि भाई उसमें अगर इतनी पेमेंट आ गई, सही है, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक, वरना उससे पहले वो कॉल ही नहीं होगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इसमें सर पेज 71 पे दिए हुए हैं। सर आपने मॉडिफायर की एक एग्जांपल करवाई थी इवेंट की, दोनों की। पेज 71 सर ये वाला कोड शेयर कर दिया। 71 हाँ मैं साहब से, हाँ ये मैंने करवाई तो एक बिल्कुल, फंक्शंस के साथ मॉडिफायर लगा सकते हैं। सही है, आप मॉडिफायर आप लिख देते हैं, सही है, आप फंक्शन के साथ लगा देते हैं। फंक्शन या सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला फंक्शन तभी रन हो, सही है, जब वो कंडीशन पूरी हो जाए। यहाँ पे आप उसका बैलेंस लिख देंगे, सही है, ये दिस डॉट बैलेंस है, सही है, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू बता दी वे में, कि जो वे में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इस तरीके से, ये दिख रही है आपको, सही है, ये आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, सही है, और इस मॉडिफायर को आपने कॉपी किया, इस फंक्शन के साथ लगा दिया, सही है, जैसी वो वैल्यू पूरी होगी उसके बराबर हो जाएगी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट रन हो जाएगा, सही है। तो बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। और चैप्टर 9 हमारे सिलेबस में है, चैप्टर 9 या अभी नेक्स्ट उसमें है? यार सिलेबस में तो लिखा हुआ है ना, सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रफल है सर। ट्रफल मुझे प्रैक्टिस करके दिखानी पड़ेगी। ट्रफल थ्योरी के तरीके नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट उसमें ट्रफल का यूज है क्वार्टर 3 में थोड़ा सा ना। तो एक काम करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए एक नेक्स्ट क्लास पे रख लेते हैं। उसी में क्लास ट्रफल बना टाइमिंग पे रखनी है कि अलग टाइमिंग पे रखनी है मुदस्सिर? क्लास टाइम पे रख लें सर। सही है, आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। क्लास टाइमिंग पे ही आप लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये जो क्विक आज जो 2-3 सवाल मेरे पास आए, ये थोड़ा सा ट्रफल देख लेते हैं और फिर कोई और भी सवाल हो तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ट्रफल कौन से चैप्टर में है सर? चैप्टर 9। आप लोग भी लेकिन पढ़ के चैप्टर आइएगा। 9 जो आपका सिलेबस दिया था उसके अंदर तो चैप्टर 9 नहीं दिया हुआ सर। मैं एक मिनट सिलेबस खोल ही लेता हूँ। 7 तक दिया हुआ, बस 5, 6, 7। अगर नहीं सॉलिडिटी एडवांस के अंदर चैप्टर 5, 6 एंड 7 7 तक है सर। 7 तक है बस, इससे आगे तो है ही नहीं। एक मिनट आप टाइम दे, मैं रीचेक कर लेता हूँ। अच्छा ये कोड भी मैंने चैट पे पेस्ट कर दिया है तो उसको देख लेगा। वैसे सर जो पोर्टल की वीडियोस हैं उसके अंदर ट्रफल है, वो सिखाया गया है उसमें। मैं ट्रफल बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ट्रफल इजी है। ट्रफल में आपके पास ये इस तरीके से कि आप गणेश, जैसे अभी हम इथीरियम इस पे रिमिक्स पे वर्क कर रहे हैं ना, आप इसको इस तरीके से समझ लें कि आपने अपने कंप्यूटर में ही एक एनवायरनमेंट सेट करना है विजुअल स्टूडियो कोड के जरिए, सही है, और ट्रफल होगा उसमें, और गणेश CLI जो हमने पहले इंस्टॉल की थी वो यूज़ हो रही होगी। तो और मैन्युअली लोकल टेस्टिंग कर रहे एनवायरनमेंट होंगे। है, हाँ वहाँ पे यूनिट टेस्टिंग भी आ जाती है, सही है। अभी हम रिमिक्स में तो हम यूनिट टेस्टिंग नहीं कर रहे, सही है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट यूनिट डिप्लॉय टेस्ट भी कर रहे आपने हैं, लिखने सही। पड़ते हैं, बिल्कुल। ये कोड सही है आपका, इसमें एरर आ रहा है, वो फर्स्ट लाइन में उसने एरर दे दिया मुझे। वो आपके पास एरर इसलिए आ रहा हुआ है, कंपाइलर वर्जन आपका गलत सेलेक्ट हुआ हुआ है, फर्स्ट लाइन पर एरर दिया है। हाँ फर्स्ट लाइन पे एरर दिया उसने मुझे। हाँ वो कंपाइलर वर्जन आप सेलेक्ट कर लेंगे 8.0 वो चल जाएगा। 8.0 ही है सर, प्लस कमेंट C7DDFD 7AD। हाँ तो आपने ये प्रेगमा सॉलिडिटी के वर्जन में अगर कोई गलती हुई हो आपसे, वैसे यहाँ पे तो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं होता। सर जो कोड मैंने किया मेरे पे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है।
सही है, और लोग भी बोल रहे हैं कोड सही चल रहा है, तो देख लें आप, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वहाँ से आप पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लें इसे। और किसी का कोई सवाल है तो वरना हम एंड करते हैं क्लास को। सर कंपाइलर बताइएगा, कंपाइलर कौन सा था? 8.0 जो इसका वर्जन होता है सॉलिडिटी का, वही कंपाइलर का वर्जन होता है। अच्छा, इसमें जो सिलेबस शेयर हुआ था उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट क्विज का क्या थे, चैप्टर 2 और 3, और सेकंड क्विज के थे 4, 5 और 9। ये 3 इसमें जो है ना वो नहीं तो अब भी ये दोनों इकट्ठे होंगे, क्विज एक ही होगा दोनों का? क्विज एक ही बता रहे हैं। मैं फिर भी कंफर्म कर दूंगा सिलेक्ट पे बता के आपको, ऐसे शायद एक साथ हो शायद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल गया आप लोगों को। अच्छा यार, पिछले उसमें एक सवाल था ना किसी का कि हमें ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करनी हो तो किस तरीके से होंगी, कुछ सवाल था इसी तरीके से किसी का। जी मैंने सवाल किया था कि अगर अच्छा, ट्रफल तो नहीं है सिलेबस, मैंने रीचेक किया। ट्रफल कौन कह रहा था ट्रफल है कोर्स में अभी हमारे चैप्टर Q2 की? ट्रफल तो नहीं सर नजर कह आ रहा मुझे। रहे नहीं, वो कह रहे वीडियो लेक्चर्स में बताया बस। हाँ वो एक्स्ट्रा बताया हुआ ना, कोर्स आउटलाइन में तो हाँ नहीं लिखा हुआ ट्रफल। नहीं, चैप्टर कोर्स 6 तक आउटलाइन ही में। है, चैप्टर 6 तक ही, ये चैप्टर 7 तक ही है। अच्छा सर ये चैप्टर 2 की इंस्टॉलेशन जो है ये भी आएगा उसमें क्विज में शायद, वैसे इस तरीके से कोई वो आएगा तो नहीं, लेकिन आप पढ़ लेगा, थ्योरी पढ़ लेगा बुक में जो लिखा हुआ है यार, कोई इशू इतना हार्ड थोड़ी ना है वो। सही है, सिलेबस अपलोड कर दिया चैट में सर। अच्छा ये जो किसी का पिछली लास्ट क्लास में सवाल था वो देख ले भाई, कि किसी ने बोला था कि डबल हमें वैल्यूज करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। सही है, अच्छा रिटर्न्स में आपको बस कॉमा लगा के आप बता देंगे कि हमें डबल रिटर्न करनी है, और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि भाई ए मल्टीपल ऐसे एक बार, सही है, तो इस तरीके से हम डबल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे अगर आप कुछ स्ट्रिंग भी लिख देंगे तो आपको स्ट्रिंग चाहिए होगा, फिर आप उसको रिटर्न करवा देंगे। सही है, तो बस सिंपल सा है। यहाँ पे अगर सर ये इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 8 है उसकी? 256 256 इज डिफॉल्ट। तो हम कैसे पता चलता है सर किस टाइम पे 8 यूज करनी है, किस टाइम पे 16, 24, 32? मतलब अच्छा, मतलब आपको किस तरीके से पता चलेगा? आपको टेस्टिंग के जरिए मोस्टली पता चलता है, लॉजिक पता चल जाती है, लॉजिक क्या है आपके बिजनेस लॉजिक क्या है। सही है, आप उस लॉजिक के हिसाब से फिर कैलकुलेट खुद ही कर लेते हैं। हाँ भाई इससे ज़्यादा इधर वैल्यू नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में आप एक क्लास का अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं, सही है, पूरे स्कूल का। अब पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स में आपके पास UN8 आप यूज़ नहीं कर सकते। सही है, आपके पास ज़्यादा वैल्यू चाहिए, और इंटीजर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि भाई माइनस में वैल्यू नहीं आ रही, प्लस में जा रही है। सही है, और लेकिन क्लास में आपके पास जो होंगे भाई 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते। सपोज करते हैं आपको भाई पता है कि इससे ज़्यादा हो नहीं ही नहीं आप सकती। नहीं सर, U8 के अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है? 255 एक तरीके से, हाँ 255। यू मीन फ्रॉम 0 to 255? हाँ सही है, तो वहाँ पे आप UN8 लगा देंगे भाई, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते स्टूडेंट। सही है, कोई आपको पता है बिजनेस लॉजिक आपको पहले से ही पता है, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। वहाँ पे 256 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो मेन नेट पे स्टोरेज पहले से कैप्चर करके रखेगा भाई 256 की स्टोरेज यहाँ पे चाहिए, जबकि वहाँ पे यूजिबिलिटी 100 से ज़्यादा हो ही नहीं रही, तो आप 256 क्यों लेके रखेंगे? वहाँ पे UN8 लेके रखेंगे ब्रा। नो सर 8 में कितने आता है? 8 बिट्स हुई ना ये? 255 यस 255 what you mean? 255 numbers, values or what? एक मिनट बता, 255 नंबर्स, मतलब 255 नंबर से मुराद ये है कि 255 वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू। सही है, इंटीजर अगर मैं वैल्यूज 255। एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं। हाँ सही है, हमने UN8 लिया हुआ पैरामीटर में। सही है, अब मैं यहाँ पे रिटर्न करवाता हूँ। अगर एक मिनट पहले इसको व्यू भी कर लेते हैं ताकि यहीं पे आपको दिख जाए। सही है,
सम ऐड हम कर देते हैं, पहले 100 करते हैं, सही है, ट्रांजैक्ट हो गया, 100 आ गया। अगर मैं इसको चलना 200 कर देता हूँ, सही है, ट्रांजैक्ट हो गया। अगर मैं 300 कर दूँ, एरर दे दिया मुझे नीचे, ये नीचे आ गया एरर। क्यों? क्योंकि बोला भाई आप 255 तक बाउंड हुए मैं, सही है, इससे ज़्यादा आप 300 नहीं आ सकते, सही है, समझ गए ये चीज़? अच्छा 200 तक इससे नंबर बेसिकली ओनली। यस 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 यस। हाँ। तो अगर यूएंट 16 होगा तो देन इट विल बी डबल ऑफ इट, इज इट? नहीं, ज़्यादा पे जाएगा। ये 8 बाइट्स है या बाइट्स होगा ना, 8 बाइट। हाँ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट ना। भाई बुक में आपके पास चैप्टर 2 या 3 में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ये 8 बाइट्स होंगे। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो रिवीजन क्लास है ना, मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज जो पढ़ के आएगा ना उसी के सवाल देंगे। कोई ये बिल्कुल बेसिक सवालात तो बार बार बेसिक सवाल होंगे ना, उनको नहीं हम फोकस करेंगे। कोई टेक्निकल सवाल हो जिसके पढ़ के जो आएगा ना बेसिकली उसके सवाल के बाइट्स जवाब देंगे। आपकी स्ट्रिंग लेंथ के लिए यूज होता है, सही है, या उसके आपके पास जो बाइट साइज होता है 32 तक होता है, सही। बिट्स होता है ये 256 बिट्स है, 8 बिट है, सही। वो 8 बाइट नहीं होगा, 8 बिट होगा, 8 बिट्स। हाँ जी, सही है। तो ये आप पढ़ लेगा, चैप्टर थ्योरी पढ़ ले, मैं यही कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगी चीजें, सही है। क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास सर, नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं और कोशिश करेंगे 1 आवर की क्लास होगी वो, और क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। जिसकी क्यूरीज हो वो प्लीज शॉर्टलिस्ट करके आ जाइएगा। वो हम फिर क्वेश्चन आंसर को स्पेसिफिकली जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, जितना क्लास में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड। जिन्होंने क्लास स्किप करी है, मैं फला क्लास मेरी 2 मिस हो गई है, मुझे ये पढ़ा दें वापस, वो सिलसिला नहीं होगा। जेन्युइन जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको हम फैसिलिटेट करने के लिए क्लास की है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये रीजनेबल भी है। ओके सर। कोई चीज और कोई ऐड करना चाहे कोई स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के लिए? सर सॉरी मैं लेट रहा हूं, सर क्विज होगा सर, कब तक है क्विज? लास्ट क्विज किस तरह अनाउंस हुआ था, ये वाला क्विज भी इसी तरह अनाउंस होगा। टाइमलाइन नहीं है अभी? नहीं, अभी अनाउंस नहीं कर रहे हम। मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के बाद डेट आ जाएगी नेक्स्ट क्लास के बाद, ठीक है। और कोई सवाल? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सही, कोशिश कर रहे हैं हम जरा जितना स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाया जा सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना उनका टाइम जाया हो फजूल के सवालात में। मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।